सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में कृषि और पशुपालन। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी बीएसएससी जो है वो इससे काफ़ी प्रश्न अपने एग्ज़ाम में पूछती है। साथ ही साथ ये टॉपिक जो लोग आरओ या एआरओ का एग्ज़ाम देते हैं, आरओ या एआरओ का एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझिए कि ये टॉपिक उनके लिए रामबाण साबित होगा एग्ज़ाम के लिए। और ये टोटल 20 पेज का ये टॉपिक है। मैंने काफ़ी मेहनत करके इसे बनाया है। देखिए टोटल 20 पेज है। 20 पेज का ये टॉपिक मैंने आपके लिए बनाया है, जिसे लिखने में मुझे 3 दिन लगे हैं और काफ़ी लेटेस्ट अपडेटेड है। इसमें जो भी फसल का मैं डाटा दूंगा कि गेहूं में कौन टॉप पर है, आपका चावल में कौन टॉप पर है, आपका केला में कौन टॉप पर है, नारियल में कौन है, बाजरा में कौन है, दलहन में कौन है, तिलहन में कौन है, इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस डाटा को मैंने अपडेट कर दिया है और ये 2025 का डाटा है। 2025 का डाटा ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा और बीएसएससी इससे काफ़ी प्रश्न पूछती है और काफ़ी प्रश्न ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए आज का टॉपिक, भारत में कृषि। देखिए कृषि क्षेत्र जो है वो उससे देश की कितनी आबादी को रोज़गार प्राप्त होता है, तो 45% आबादी को रोज़गार प्राप्त होता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में कितने कार्यबल कार्यरत हैं, कितने लोग कार्य करते हैं, तो देश का कार्यबल जो है, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत है, वो है 54.6%। संबद्ध क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? संबद्ध क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि कृषि से जुड़े हुए, और जैसे कि पशुपालन भी हो गया। गाय अगर कोई पालते हैं तो वो कृषि से संबंधित क्षेत्र ही है, क्योंकि गाय को आप कृषि का चारा ही खिलाइएगा, तो ये संबद्ध क्षेत्र हो जाता है। जैसे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री, जैसे होता है ना एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन, मत्स्य पालन, तो ये सारे चीज़ आपके कृषि से संबद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग के द्वारा वर्ष 1989 में मृदा, वर्षण, तापमान और जल संसाधनों आदि जलवायवीय कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और इन 15 कृषि जलवायु प्रदेश को आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि कितना कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है, 15। बस ये याद रखना आपको डाटा। अब देखिए कौन कौन है हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो हर एक चीज़ को मैं बताऊँगा। आपको याद रखना है बिहार किस में आता है, यूपी किस में आता है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है। तो देखिए सबसे पहला पश्चिमी हिमालयी श्रेणी में आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पूर्वी हिमालयी श्रेणी में कौन आ जाएगा? त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये एपी का मतलब आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, क्योंकि हिमालय का है, हिमालय में अरुणाचल प्रदेश आता है। फिर असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल का उत्तरी पार्ट। ठीक, उसके बाद निम्न मैदानी क्षेत्र में आ जाता है पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल। मध्य गंगे मैदानी क्षेत्र, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसका मध्य वाला पार्ट, उसमें आ जाता है यूपी और बिहार। तो ये आपको याद रखना है। और गंगा का उच्च गंगे मैदानी क्षेत्र में सिर्फ यूपी आता है। यूपी का देखिए कुछ पोर्शन जो है मध्य में आ जाता है और कुछ पोर्शन आपका उच्च में आ जाता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। गंगा पाट का मैदानी क्षेत्र में आपका आ जाएगा चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद पूर्वी पठार का पर्वतीय क्षेत्र में आपका मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखिए झारखंड जो है वो आपका पूर्वी पठार का पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है। कैसे याद रखना है आपको? क्योंकि झारखंड से ही निकला है राजमहल की पहाड़ी, जो कि आपका इसी का बढ़ा हुआ विस्तृत भाग है श्रीलंका पठार, और श्रीलंका पठार आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये राजमहल की पहाड़ियों का एक पार्ट है। और वेस्ट बंगाल में भी आपका राजमहल पहाड़ी पड़ता है, इसलिए वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बात करते हैं मध्य पठार में आपका यूपी, राजस्थान और एमपी आएगा। फिर मालवा का पठार वगैरह आ जाएगा मध्य पठार में। उसके बाद पश्चिमी पठार का बात करें, पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में आपका मध्य प्रदेश तो आएगा ही, राजस्थान आएगा ही, महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है,
महाराष्ट्र आ जाएगा। दक्षिण पठार का पर्वतीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा? दक्षिण में आ जाइए तो तेलंगाना आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। तेलंगाना से अलग हुआ है, सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, इसमें आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उसके बाद गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, देखिए इसमें आपको गुजरात वाला ही पोर्शन आएगा, तो एक तो गुजरात आ ही गया। उसके बाद आपका दादर नगर हवेली आ जाएगा और दमन और दीव आ जाएगा, इतना सारा एरिया आ जाएगा। उसके बाद पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आपको एक ही है, थार रेगिस्तान जहाँ पर है, और वो आपका राजस्थान हो जाएगा। द्वीप क्षेत्र में आपको 2 आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 15 कृषि जलवायु प्रदेश जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। और इसको कौन स्टार्ट किया है? योजना आयोग जो है वर्ष 1989 में स्टार्ट किया गया, 1989 में। ठीक है, अगर आप लोग एक क्या बोलते हैं वन सर्वेक्षण अगर पढ़ते हैं तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन सर्वेक्षण हर 2 साल में आपका अपडेट किया जाता है, वो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर्स होता है वो भी आपके क्या बोलते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्षेत्र को कैसे डिवाइड किया है उसको समझ लेते हैं। बीच में आपका सबसे बीच में है इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, या इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। उसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये आपको आर्कटिक वृत्त होता है। और नीचे आइएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और इसके बीच का एरिया डिवाइड हो जाता है, जैसे ये पूरा एरिया यहाँ बीच का ये पूरा एरिया कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जितना भी क्षेत्र है, जहाँ वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, जहाँ वर्ष भर ITCZ चमकता है, ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की विशेषता ये होती है, इस क्षेत्र में आपका गर्मी भी अधिक पड़ेगी और वर्षा भी अधिक होगा। ठीक है, भारत जो है पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। इसके ऊपर अगर आप आ जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। और नीचे में भी आपका वही है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो कि मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र है। उसके ऊपर जाइएगा 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, ये वाला शीत कटिबंधीय है। और नीचे में भी आपका ये शीत कटिबंधीय है। अगर यहाँ पर आप मिरर रख दीजिएगा ना, आईना, तो ऊपर वाला का मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। बस यही समझ लीजिए। अब समझिए उष्णकटिबंधीय पौधा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बताइए। उष्णकटिबंधीय पौधा का एग्जाम्पल हो जाएगा धान हो जाएगा। ठीक है, इसको गर्मी भी अधिक चाहिए और पानी भी अधिक चाहिए। और शीतोष्ण कटिबंधीय का एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, तो यहाँ समझिए धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जबकि गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यही कारण है धान को हम लोग गर्मी के दिनों में, जबकि गेहूँ को सर्दी के दिनों में उगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो नोट्स है जो मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। इतने सारे डाटा आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में आपको इतना डाटा कहीं नहीं मिलेगा। मैं जो आपके लिए मेहनत किया हूँ, इतना पेज लिखा हूँ, आप विश्वास नहीं कर सकते कितना मेहनत लगता है रंग बिरंगा आपके लिए बनाना, इतना सुंदर लगना आपके लिए। ठीक है, कि आपको देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में मज़ा आए। आप जब प्रिंट आउट करें तो आपको हैंड राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, आपको मतलब आप कोई उल्टा पुल्टा मैं गंदा राइटिंग में लिखूँगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार, यानी कि ऋतु के अनुसार फसल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे बोलते हैं? ये मानसून काल की फसल है, यानी कि ये आपको बरसात के मौसम में लगाई जाती है। यानी कि जून जुलाई में इसकी बुआई होगी, इसको जोता जाएगा, बोया जाएगा और अक्टूबर नवंबर के अराउंड इसको काट लिया जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। खरीफ फसल का एग्जाम्पल देखिए, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तो खाद्यान्न हो गया। उसके बाद दलहन में देखिए कौन कौन आता है। दलहन में आपका मूंग दाल, उड़द दाल,
सोयाबीन, लोबिया, ये सब आपका दलहन में आ गया। तिलहन में आपका आ जाएगा सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी। और तिल, अंडी, कपास, तंबाकू, ये सब भी आपका खरीफ फसल का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में भी आपसे ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से फसल खरीफ फसल है। आपको दिमाग लगाना है जो मानसून काल में होगा। मानसून काल यानी कि बारिश होगी। बारिश में रोड क्या होता है, रोड पे कीचड़ जम जाता है, रोड हो जाता है ख़राब। ख़राब यानी कि खरीफ फसल। आपको दिमाग लगाना है, रोड ख़राब होगा, मौसम ख़राब कब होता है, मौसम खरीफ होगा, ख़राब होगा कब होगा, जब मानसून काल आएगा। ऐसे करके आपको याद रखना है। रबी फसल, रवि जो है वो पर्यायवाची है सूर्य का पर्यायवाची है, यानी कि कब आपको सूर्य का ज़रूरत पड़ता है। सूरज में आप कब बैठते हैं, धूप में आप कब बैठते हैं, तो जाड़े के मौसम में। ठीक है, जाड़े के मौसम में आपको सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, तो रबी फसल यानी कि रबी, सूरज का ज़रूरत पड़ेगा जो उस फसल को। अब देखिए समझिए, अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होगा, यानी कि जब ये फसल का कटाई होगा ना अक्टूबर में, उस समय इसका बुआई होता है, इसको बोया जाता है। ठीक है, और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, रबी फसल का गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, गन्ना, आलू, बरसीम। बरसीम फसल आप सुने नहीं होंगे, इसको भी आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो ये है आपका रबी फसल। अब एक फसल होता है जो आपको बीच में बोलिया जाता है, एकदम गर्मी के मौसम में, उसको बोलते हैं जायद फसल, जायद। ठीक है, और ये आप समझ लीजिए, ये रबी और खरीफ फसल के बीच में इसको बो दिया जाता है, उगा लिया जाता है। जैसे इसको ग्रीष्मकाल की फसल भी बोलते हैं। जैसे इस फसल में आप समझिए कि आर्द्रता की कमी होती है, यानी कि आर्द्रता की कमी होगी, और इस फसल में नमी धारण की क्षमता होगी, यानी कि ये पानी को धारण करेगा। जैसे आप बात करिए खरबूज, आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें नमी धारण की क्षमता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में लोग जायद फसल को खाने के लिए बोलते हैं ना, सीजनल फ्रूट खाइए, सीजनल। जब अमरूद का मौसम है तो अमरूद खाइए, जब आम का मौसम है तो आम खाइए, सेब का मौसम है तो सेब खाइए, सीजनल फ्रूट आप खाइए। ये बोलता है क्यों, क्योंकि सीजनल फ्रूट में वो मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की क्षमता होती है। जैसे खरबूज है, ये गर्मी के मौसम में उगता है, तो इसमें खासियत है कि ये नमी धारण करता है, और आप जब इसको खाइएगा तो आपको नमी मिलेगी। गर्मी के मौसम में तरबूज खाने बोलता है, खीरा खाने बोलता है, ककड़ी खाने बोलता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर छुपा हुआ है, मूंग दाल और उड़द दाल। मूंग दाल और उड़द दाल आपका खरीफ फसल भी है और जायद फसल भी है, यानी कि ये बरसात के मौसम में भी उगाया जा सकता है और गर्मी के मौसम में भी उगाया जा सकता है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंटूर कृषि या समोच्च कृषि किसको बोलते हैं। कंटूर कृषि या समोच्च कृषि किसको बोलते हैं, देखिए ये आपका इस प्रकार से इसको उगाया जाएगा, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेती जो की जाती है उसको कंटूर कृषि बोलते हैं। पर्वत पर क्या होता है, जहाँ अगर पर्वत है, अगर ऐसे है तो ऊपर की मृदा को बहाकर पानी जो है वो नीचे ले आता है। जब ऊपर की मृदा बहकर नीचे आ जाएगी तो ऊपर की मृदा में जो उपजाऊपन है, जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल जो है उसका, जिसमें ह्यूमस की मात्रा रहती है, वो ख़त्म हो जाता है, जिससे वहाँ की मृदा जो है अनुपजाऊ हो जाती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर कंटूर खेती बनाया जाता है। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए एक मेड़ दे दिया जाएगा, मेड़, यानी कि जो भी मृदा यहाँ से यहाँ पानी आएगी ना तो बहेगी तो सारा मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाएगा। ये मेड़ यहाँ पर दे दिया जाता है। यहाँ पर भी मेड़ है कि यहाँ से जो मिट्टी बहेगी वो यहाँ पर कॉर्नर पर जमा हो जाएगी, यहाँ पर भी आपका कॉर्नर पर जमा हो जाएगी मिट्टी, बहेगी नहीं, ये मेड़ दे दिया जाता है। इसको देखिए समझते हैं, ऊंचे ढलानों वाले क्षेत्रों में पानी काफ़ी तेज़ी से बहती है और मिट्टी को बहाकर ले जाती है। इन क्षेत्रों में जल धारण क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि पानी एक जगह पर ज़्यादा देर ठहरती नहीं, मिट्टी में नमी कम हो जाती है क्योंकि भाई मिट्टी ही ख़त्म है तो वहाँ नमी कहाँ से रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पहाड़ी ढालों को काट कर ये पहाड़ी ढाल को काट करके सीढ़ी नुमा बना दिया गया है। सीढ़ी नुमा समतल भागों में बदल दिया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में तेज़ी से बह ना सके। यहाँ पर तेज़ी से बहने से रोक दिया जाता है, और इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समतल भाग के किनारे एक मेड़ बना दिया जाता है। मेड़, यहाँ पर देखिए, यहाँ मेड़ है, यहाँ मेड़ है, यहाँ मेड़ है, यहाँ मेड़ है, क्योंकि जो भी मिट्टी यहाँ से बह के आएगी मेड़ पे जमा हो जाएगी, वो नीचे बहेगी नहीं। फिर यहाँ पर जो मिट्टी बहेगी वो यहाँ जमा हो जाएगी, यहाँ की मिट्टी यहाँ जमा हो जाएगी, वो मेड़ को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, मिट्टी का लॉस नहीं होगा, आपका टॉप सॉइल बर्बाद नहीं होगा, मृदा की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। ठीक है, एक सीढ़ी पर एक प्रकार की फसल और दूसरी सीढ़ी पर दूसरे प्रकार की फसल उगाई जाती है। यानी कि यहाँ पे आपको जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ एक प्रकार का फसल, और 2 लिखा हुआ है दूसरे प्रकार का फसल। फिर 1 पर यही वाला जो पहला वाला है
वही उगाया जाएगा। फिर 2 पर जो दूसरा अल्टरनेट उगाया जाएगा। 1 वाला फसल एक छोड़कर एक उगाया जाएगा और 2 वाला फसल भी एक छोड़कर एक उगाया जाएगा। तो यानी कि दूसरी सीढ़ी पर दूसरे प्रकार की फसल उगाई जाती है ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। इस प्रकार की कृषि को कंटूर कृषि कहा जाता है। और जब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ना, तो आप इतने डिटेल में नहीं पढ़े होंगे कि आप इसका जवाब दे पाएँ। इसलिए आपको ये ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर कैसे एग्ज़ाम में जवाब दें, हम अपनी नॉलेज को कैसे इन्हेंस करें। ये आपके व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ पर खेती नहीं की जाती है वहाँ पर बिना मिट्टी के भी आपकी खेती कर ली जाती है। हाइड्रोपोनिक्स शायद इसको बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स, है ना। एक बार देख लीजिएगा, हाइड्रोपोनिक्स से बिना मिट्टी के भी आपको फसल उगा लिया जाता है। तो कहते हैं ना कि जहाँ पर इंसान के पास कुछ नहीं होता है वहाँ पर संभावनाएँ होती है ना। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो इरादा है, दृढ़ निश्चय है, वो हर एक चीज़ करने के लिए प्रेरित करता है। इंसान बिना मिट्टी के भी फसल उगा लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप किसको बोलते हैं। कैश क्रॉप को बोलते हैं नकदी फसल और कॉमर्शियल क्रॉप को व्यापारिक फसल। ये दोनों एक ही है, एक ही का नाम है। एक ही फसल को नकदी फसल या व्यापारिक फसल कह दिया जाता है। जैसे देखिए, जिन फसलों का उपभोग करने के लिए, यानी कि आप कंजम्पशन करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, निर्यात करने के लिए, व्यापार में लाभ लेने के लिए, उसको बेचने के लिए आप उसका उगा रहे हैं, उसको नकदी फसल बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। यानी कि उस फसल को आप बेचिएगा तो उसके बदले आपको कैश मिलेगा। यानी कि ये कॉमर्शियल क्रॉप है, आप इसको बेचने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मूंगफली आदमी घर के यूज़ के लिए नहीं करता, इसको बेचने के लिए यूज़ करता है। तंबाकू अपने घर के लिए नहीं करता है। गन्ना, जूट, कपास, सूरजमुखी, चाय और कॉफ़ी, ये सारे जो फसल हैं, इन फसल को कैश क्रॉप कहते हैं, कैश क्रॉप। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार कितनी फसलों पर MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा, भारत सरकार टोटल 22 फसल पर MSP देती है। पहले 21 फसल था, अभी आपका 22 फसल है। और उस 22 फसल का नाम आपको याद रखना है। कहीं एग्जाम में आपसे पूछ दे कि निम्न फसलों में से किन फसलों पर सरकार MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, आपको उन सारे फसलों का नाम याद रखना है। MSP तय कौन करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने वाला कौन होता है, तो उसका नाम है CACP यानी कि कॉमर्शियल फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, और ये MSP तय करता है कौन, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो टोटल 22 फसल है, इन 22 फसलों का नाम हम लोग देख लेते हैं। 7 इसमें सीरियल्स होगा, अनाज होगा। कौन कौन, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और बार्ली यानी कि जौ। बार्ली को जौ बोलते हैं। ठीक है, जौ लिख देते हैं, चलिए आपको लिख ही देते हैं, यहाँ पर जौ बोलते हैं बार्ले को। तो ये सारे फसल हैं, 7 अनाज हैं जिन पर आपको MSP दी जाती है। 5 दाल हैं जिन पर MSP दी जाती है, उसका नाम देखिए, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन है, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, सैफ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई। सनफ्लावर को तो सूरजमुखी बोलते हैं, सैफ्लावर आप देख लीजिएगा एक बार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। नाइगर सीड भी आपको याद रखना है। ये सारे 7 तिलहन हैं, जिस 7 तिलहन पर सरकार MSP देती है। 3 नकदी फसल है जिस पर सरकार आपका MSP देती है। एक तो है कॉपरा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, कॉटन। ठीक है, और जूट, कॉपरा, कॉटन, जूट। ठीक है, कॉपरा, कॉटन, जूट। तो ये टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 7, 7, 14, 5, 19 और 3, 22, टोटल 22 फसल आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। ट्रैप क्रॉप किसको बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, एक फसल आप उगा रहे हैं, यहाँ पर एक फसल और यहाँ पर दूसरा फसल उगा रहे हैं। ये मेन फसल है आपका, एक जो है आपका मेन फसल है। एक में आपका बार बार कीड़ा लग जाता है, आप नहीं चाहते हैं कि एक में कीड़ा लगे, क्योंकि ये फसल आपका मुख्य फसल है। आप क्या चाहेंगे कि 2 पे कीड़ा लग जाए, तो एक के बगल में आप 2 को उगा दीजिएगा, तो सारा कीड़ा का ध्यान 2 पर चला जाता है। 2 पर चला जाएगा तो एक जो है वो कीड़े से बच जाएगा, तो 2 जो है वो ट्रैप क्रॉप हो जाएगा। जैसे समझिए, ऐसी फसलें जिन पर कीट पतंगे ज़्यादा लगती है या खरपतवार अधिक लगती है, खेतों से कीट पतंगों या खरपतवार से मुख्य फसल को बचाने के लिए एक अन्य प्रकार की फसल उसके बगल में उगा ली जाती है। इस फसल को ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। यानी कि अब एग्जांपल समझिएगा, कॉटन रेड बग जो है ये गेहूं की फसल को ख़राब कर देती है।
तो क्या करता है, गेहूं की फसल आपका मुख्य फसल, इसको बचाने के लिए उसके बगल में भिंडी उगा देते हैं। गेहूं की फसल को इससे बचाने के लिए उसके चारों तरफ भिंडी उगा लिया जाता है। अब क्या, जो कीट पतंग है वो भिंडी को खाने में रह जाते हैं और गेहूं तक नहीं पहुंच पाते, गेहूं आपका बच जाता है। तो जो मेन क्रॉप था आपका गेहूं, और गेहूं को बचाने के लिए आप क्या लगाए, भिंडी। तो भिंडी आपका हो गया ट्रैप क्रॉप आपका हो गया, यानी कि ट्रैप फसल आपका हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपको बेझिझक इसका आंसर देना है। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एनर्जी क्रॉप का बात करें तो जिन फसलों का प्रयोग अल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है उसको हम लोग एनर्जी क्रॉप बोलते हैं, यानी कि उससे एनर्जी मिलती है। अल्कोहल बनाइएगा तो एनर्जी है, बायोडीजल बनाइएगा उससे पेट्रोल वगैरह जो भी है गाड़ी चलेगी, वो एनर्जी है, एनर्जी वाला फसल है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, गन्ना से आपका बायोडीजल बनाया जाता है। आलू से आपका स्टार्च बनाया जाता है। जेट्रोफा तो बार बार एग्जाम में पूछता है, जेट्रोफा से आपका बायोडीजल बनता है। सबसे मेन फसल है आपका जेट्रोफा, तो जेट्रोफा आपको याद रखना है। बायोडीजल बनाने के लिए सबसे बेस्ट है आपका जेट्रोफा, ठीक है। उसके बाद मक्का से देखिए दोनों बनता है, बायोडीजल भी बनता है और अल्कोहल भी बनता है, इसीलिए मक्का भी आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछ दिया जाता है। अब आते हैं हरित क्रांति। थोड़ा सा हम लोग हरित क्रांति के बारे में भी जान लेते हैं। हरित क्रांति को हिंदी में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को विश्व में कौन लाए थे और भारत में कौन लाए थे, दोनों को याद रखना है। विश्व में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, उसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग जो है ये नॉर्वे मूल के अमेरिकी हैं, लेकिन अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनकी कर्म भूमि थी मैक्सिको। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देती है कि नॉर्मन बोरलॉग की कर्म भूमि क्या थी, जहाँ पर इन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट्स किया, तो वो कर्म भूमि थी मैक्सिको। अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति टोटल 3 चरणों में आया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। आपको तीनों चरण के बारे में आपको याद रखना है। पहला जो चरण आया 1966 से 1981, ये चरण फेमस हुआ था हरियाणा, पंजाब और यूपी में। हरियाणा, पंजाब और यूपी, अगला समझिएगा। दूसरा चरण आया, पहले चरण के ख़त्म होने से ही स्टार्ट हो गया 1981 से 1995, और दूसरा चरण देश के सभी भागों में मतलब फैला। पहला चरण तो केवल 3 क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा और यूपी में फैला था। दूसरा चरण देश का सब क्षेत्र में फैल गया, बिहार झारखंड तक भी आ गया। सर्वाधिक लाभ जो है इसमें गेहूं में हुआ। अब समझिएगा, दूसरा चरण में मेन टारगेट था गेहूं और दूसरा टारगेट था आपका धान, दूसरा चावल, ठीक है। पहला था गेहूं, तो आपसे पहला पूछता है कि हरित क्रांति में मुख्य जो टारगेट किया गया था वो था गेहूं। अब देखिएगा, इसमें HYV सीड का प्रयोग किया गया था। HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उत्पादक प्रजाति के बीजों का प्रयोग किया गया था। ऐसा बीज जिससे, जो हाइब्रिड बीज बोलते हैं, है ना, यानी कि एक बीज जो आपको फसल को कीड़ों से भी बचाता है और फसल में उत्पादन क्षमता भी बढ़ाता है, उस बीज को HYV सीड बोलते हैं। हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उत्पादक प्रजाति इसको बोलते हैं। अब समझिए, आगे समझते हैं। द्वितीय चरण जो था आपका हरित क्रांति का, उसमें सिंचाई सुविधाओं पर भी पर्याप्त विकास पर बल दिया गया। यानी कि इसमें बोला कि भाई हम सिर्फ आपको बीज देने से नहीं होगा, आपको सिंचाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नहर वगैरह बनाने के लिए काफ़ी इसमें प्रोत्साहित किया गया। और द्वितीय चरण जो था हरित क्रांति का, इसके बाद भारत में नहरों का विकास थोड़ा सा बढ़ा। गेहूँ के बाद हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल पर पड़ा था। बताए थे सबसे ज़्यादा गेहूँ पर, दूसरा चावल पर। अब समझिएगा, ये तो था विश्व में गेहूं के जनक जो थे, मतलब विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनके द्वारा द्वितीय हरित क्रांति यानी कि सदाबहार क्रांति भारत में लाई गई। यानी कि जो दूसरा जो चरण था द्वितीय, ये MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत में लाया गया। पहला चरण नॉर्मन बोरलॉग ही थे। आगे बात करते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ये इसका पुराना नाम था, ओल्ड नेम था, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम हो गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत, GVP, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब समझिएगा, इसको स्टार्ट किसने किया था? पहला कृषि विद्यालय है देश का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू 1960 में। अब समझिएगा, ये पंत नगर, ये जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, इन्हीं के नाम पर पंत नगर है।
वहाँ पर इस कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। और ये उस समय यूपी से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, इसलिए पहले ये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय नाम कहलाता था। बाद में चूंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया और ये पंतनगर अब उत्तराखंड में है। पहले उत्तर प्रदेश में था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में यह उत्तराखंड में है। और आपको ये भी याद रखना है कि CUJ यानी कि C का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, U का मतलब हो गया उत्तराखंड, J का मतलब हो गया झारखंड, ये तीनों आपको कब अलग हुआ है? 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, 9 नवंबर और सब है 2000 ईस्वी में सारा अलग हुआ है। यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ है यूपी से, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो उसी समय उत्तराखंड जब अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, किससे अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ। तो ये जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो यूपी में चला गया। आगे बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम जीरो टिल बीज सह उर्वरक ड्रिल, ये देखिए, ये चूँकि एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ये किसने विकसित किया था? वही GV पंत, गोविंद वल्लभ पंत, यही वाला पहला कृषि विद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विद्यालय, इसी ने विकसित किया था जीरो टिल बीज सह उर्वरक ड्रिल। तो इसको उतना ज़रूरी नहीं है, नहीं भी याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कुछ चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ देगा, आप फंस जाइएगा। जनरली ये एग्जाम आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछता है, ये RO या ARO के एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। सीमांत कृषि भूमि जोत, ये क्या होता है? जहाँ पर आपकी कृषि का जो क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम है, उसको सीमांत कृषि भूमि जोत कहते हैं। छोटी जोत किसको बोलते हैं? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर आपका कृषि क्षेत्र है तो उसको छोटी जोत बोलते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर अगर है आपका कृषि का क्षेत्र तो उसको अर्ध मध्यम जोत बोलते हैं। और अगर 4 से 10 हेक्टेयर है आपका कृषि का क्षेत्र तो इसको मध्यम जोत कह देते हैं। 10 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है आपका तो इसको बड़ी जोत कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट जोत इसी को कहा जाता है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। आगे आते हैं, युग्म पैदावार क्या है? ये टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना, युग्म पैदावार क्या है? एक ही भूमि पर अगर आप एक ही फसल को वर्ष में 2 या अधिक फसलें उगाएंगे, मतलब एक ही भूमि पर आप एक फसल उगाइएगा लेकिन वर्ष में आप 2 या अधिक फसल उगाइएगा, विभिन्न मौसम में 2 फसल, तो इसको युग्म पैदावार बोलेंगे। जैसे आप गर्मी में उगा लिए आप क्या, मानसून के समय आप उगा लिए धान, और ठंडा के मौसम में उगा लिए गेहूँ, तो ये हो जाएगा युग्म पैदावार। यानी कि 2 विभिन्न मौसम में 2 फसल या 2 से अधिक फसल आप उगाते हैं, उसको युग्म पैदावार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर फसली खेती क्या होता है? एक ही साथ एक ही भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना, यानी कि समझिए, यानी कि यहाँ पर आप उगा लिए कुछ भी मक्का, और यहाँ पर आप उगा लिए गेहूँ, एक ही मौसम में उगा रहे हैं, एक ही मौसम में आप 2 फसल उगा रहे हैं, उसको अंतर फसली खेती बोलते हैं। लेकिन आप अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगा रहे हैं तो उसको युग्म पैदावार बोलते हैं। ठंडा में अलग उगा रहे हैं, गर्मी में अलग, लेकिन गर्मी के ही मौसम में अगर आप 2 फसल उगा लिए तो वो हो जाएगा अंतर फसली खेती। मिश्रित खेती क्या होता है? देखिए, मिश्रित खेती आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मिश्रित खेती का मतलब फसलों का उत्पादन तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि आप जो धान काट के ला रहे हैं, धान का जो चारा होता है वो पशुओं को खिला रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका मिश्रित खेती। यानी कि फसल भी उगा रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। आप डेयरी पोल्ट्री खोल लीजिए, आप क्या कीजिए, ऊपर में आप मुर्गा फार्म रखे हुए हैं और नीचे में आप एक्वेरियम है, आपका पानी है, तो यहाँ पे आपका छेदा है, तो क्या मुर्गा लोग जो बाथरूम करेगा, जो लेटरिन करेगा, वो गिरेगा इस पानी में। इस पानी में जो मछलियाँ होंगी वो मछलियाँ मुर्गा के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ गिराए गए हैं उसको खाकर जीवित रहेगी। तो क्या हो गया, एक साथ आपका मुर्गा फार्म भी चल रहा है और मत्स्य पालन भी चल रहा है। तो इस प्रकार के जब एक साथ 2-3 तरह का चीज़ आप दिमाग लगाते हैं, फसल उगाने के साथ साथ आप पशुपालन भी कर ले रहे हैं, वैसा चीज़ को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कह देते हैं। समानांतर खेती का तो अभी तक हमको ये नहीं पता, एक साथ 2 फसल आप उगा रहे हैं उसको आप अंतर फसली खेती भी बोल सकते हैं। लेकिन समानांतर खेती में मेनली जो एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, गेहूं के साथ आप सरसों उगा लिए, उसको समानांतर खेती बोल देते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ विभिन्न क्रांतियाँ पढ़ लेते हैं। विभिन्न क्रांतियाँ कौन कौन है और उनसे संबंधित क्षेत्र पढ़ लेते हैं। जो फेमस है वही बताएंगे। जैसे गुलाबी क्रांति, गुलाबी यानी कि पी से हो गया पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन होगा पी से पिंक, पी से प्राउन, पी से फार्मास्यूटिकल। प्राउन का मतलब होता है झींगा मछली, तो पी से पिंक हो गया, पी से प्राउन हो गया, पी से फार्मास्यूटिकल हो गया।
ठीक है, ये आपका है गुलाबी क्रांति। ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक के लिए है, उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का बात करें तो इसके लिए हो जाएगा ऑयल सीड। देखिएगा जो भी आपका तेल जो निकलता है, सरसों का तेल या फिर कोई भी तेल रहेगा, वो तेल आपका पीला कलर का होता है। देखिएगा पीला कलर का होता है, इसीलिए आपको याद रखना है पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन जो है वो तिलहन से है, ऑयल सीड से है। तिलहन में कौन कौन आ जाएगा आपको, जिससे भी आप तेल निकाल सकते हैं, चाहे वो तिल हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो कुछ भी आलमंड्स हो, किसी मूंगफली हो, सोयाबीन हो, कुछ भी हो जिससे आप तेल निकाल सकते हैं, सूरजमुखी हो, तो वो तिलहन के क्षेत्र में आ जाता है। लाल क्रांति रेड मीट होता है ना, मीट तो मांस हो गया। टमाटर भी आपका लाल होता है। मांस या टमाटर का अगर आप उत्पादन करते हैं उसको रेड रिवॉल्यूशन बोला जाता है। मछली, पानी का कलर कैसा होता है, नीला, और पानी में होती है मछली, तो नीली क्रांति यानी कि मछली का पालन जो है वो नीली क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन में आपका आ जाएगा फल और सब्जी उत्पादन, या इसी को हॉर्टिकल्चर का उत्पादन भी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। आगे बात करें फ्श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन के लिए है वाइट रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा इसके लिए एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन फ्लड को सकारात्मक पॉजिटिव दिशा दिखाने वाले कौन थे, वर्गीस कुरियन। तो इस साइंटिस्ट का भी नाम आपको याद रखना है, वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड निकाला था और ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। आलू गोल होता है, देखें गोल होता है आलू, इसलिए राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन संबंधित है आलू से। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। कुछ और रिवॉल्यूशन 3 गो हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका जूट से संबंधित है। गोल्डन तो बता ही दिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका फल और सब्जी उत्पादन से है, तो गोल्डन हो गया, गोल्डन फाइबर हो गया। सिल्वर रिवॉल्यूशन है अंडा से संबंधित, और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है कॉटन से संबंधित। तो याद रखिएगा जिसमें भी फाइबर लगा रहेगा वो आपका नगदी फसल होगा। जैसे गोल्डन फाइबर आपका जूट है, ये आपका नगदी फसल है, खुद खाने के लिए आप इसको यूज नहीं करते, बेचने के लिए यूज करते हैं। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इसमें हो जाएगा कॉटन। तो गोल्डन फाइबर जूट, सिल्वर फाइबर कॉटन, गोल्डन फाइबर जूट, सिल्वर फाइबर कॉटन, रट लीजिए इसको, एग्जाम में बार बार आपका पूछा जाता है। तो ये था आपका जितना भी रिवॉल्यूशन से संबंधित चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके जो भी फसल है सबके बारे में पूरा डिटेल से, एकदम इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि आप एग्जाम में कभी पढ़े ही नहीं होंगे। कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है सोनोरो क्या है, किसकी प्रजाति है, तो सोनोरो गेहूं की प्रजाति है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। जितने भी संबंधित फैक्ट हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कहीं भी किसी भी चैनल पे आपको इतना फैक्ट एक जगह नहीं मिलेगा जितना फैक्ट मैंने यहाँ लिखा है। तो चलिए एक एक करके सारी फसलों को देखते हैं और उस फसलों में कौन प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य, जो बीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वो भी हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं जो है वो एक ग्रैमिनी कुल का पौधा है, और इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम सेटाइवम। अब देखिए धान और गेहूं दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पे आता है चीन और नंबर 2 पे आता है भारत। तो ये आपको याद रखना है, गेहूं और धान दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पे चीन, 2 पे भारत। और 2 सर्वाधिक सिंचित फसल का भी अगर आप नाम देखिएगा तो उसमें नंबर 1 पे आएगा चावल, 2 पे आएगा गेहूं। सिंचित फसल सबसे ज़्यादा सिंचित अगर कोई है, पानी की ज़रूरत पड़ती है तो। और बात करें गेहूं के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए औसत वार्षिक तापमान कितना चाहिए, तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। और औसत वार्षिक वर्षा इसको कितना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि टेम्परेचर भी मॉडरेट चाहिए, वर्षा भी थोड़ा सा कम चाहिए, इसलिए इसको ठंडा के मौसम में उगा लिया जाता है। अब देखिए कुछ इसकी किस्में देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। गेहूं की किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर का ही दूसरा नाम है HW20A, भवानी HW1085, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न। ठीक है, आपसे ये पूछेगा देश रत्न किसकी प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजाति है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कंचन, ठीक है, जिसका है DL 803, गोमती जिसका है K9465, राज 3077, पूसा बहुत पूछता है, याद रखिएगा पूसा। सिंधु गंगा भी इसी का गेहूं का प्रजाति है, UP 308, ठीक है। और कल्याण सोना, ये जो है गेहूं की किस्में हैं।
लेकिन इसकी कुछ बौनी प्रजातियाँ भी हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। बौनी प्रजाति में 3 जो है वो भारत की प्रजाति है, बार बार एग्जाम में पूछता है। लड़मा रोजो 64A ये भारत की प्रजाति है, बहुत एग्जाम में पूछता है, ये बौनी प्रजाति है। सोनोरो 63 ये भारत की प्रजाति है। सोनोरो 64 ये भी भारत की प्रजाति है। मेयो, लॉर्ड मेयो भारत आया था, मेयो के नाम पर मेयो 64 ये बौनी प्रजाति है। ये भारत की नहीं है प्रजाति, लेकिन ये बौनी प्रजाति है गेहूं की। S227 गेहूं की प्रजाति है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये इतनी सारी प्रजातियां आपको याद रखना है गेहूं के लिए। अब आगे बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न। तो पहला कौन है? तो पहला सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है धान, यानी कि चावल। और दूसरा कौन है? दूसरा है आपका गेहूं। अब देखिए, जो गेहूं जो बौना होता है, ये जो बौनी प्रजातियां हैं गेहूं की, इसका जीन क्या है? गेहूं की बौनी प्रजातियों का जीन क्या है? तो गेहूं के बौनेपन का जीन है नोरिन 10 इसका जीन है। मैक्रोनी गेहूं का देखिए बहुत फेमस है। मैक्रोनी गेहूं से ही आपका सूजी बनाया जाता है, ठीक है। और मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। और याद रखिएगा, असिंचित परिस्थितियों या सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त यही है। जहाँ पर सूखा होता है, पानी कम होता है, वहाँ पर आपको सूजी उगाया जाता है, यानी कि मैक्रोनी गेहूं उगाया जाता है। मैक्रोनी गेहूं से ही सूजी बनता है। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सूजी किससे बनाया जाता है, मैक्रोनी गेहूं से, तो हमको लगता है कि 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इतने ब्रिलियंट लेवल पे मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन को तैयार किया है, ये आपको नोट्स तैयार किया है। आपसे अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। कल्याण सोना का बात करें, जो यहाँ पर है कल्याण सोना, ये गेहूं की सबसे उन्नत किस्म है, सबसे उन्नत किस्म। इससे जो गेहूं बनता है या इससे आप आटा बनाइएगा, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आटा रहेगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का आटा रहेगा। रोटी भी आपका सबसे अच्छा बनेगा। गेहूं का प्रमुख रोग देखिए, गेहूं का एक रोग होता है गेहूं में सेहू रोग, ये छूट गया, ठीक है। सेहू रोग भी याद रखिएगा, गेहूं में होता है। अब देखिए, रस्ट किट जो है गेहूं का रोग है। अब ये 3 प्रकार का होता है, पीला किट, भूरा किट, काला किट, ठीक है। करनाल बंट जो है ये भी गेहूं का ही बीमारी है। और ये किस कवक से होता है, किस फंगस से होता है? तो इसका आपको नाम याद रखना है, टीलेटिया इंडिका। और करनाल बंट बीमारी का जो पहचान सबसे पहले किया गया था 1931 में, इसकी पहचान सर्वप्रथम की गई थी। गेहूं के में एक यूएसए की प्रजाति है जिसका नाम है गेंस, ये भी पूछ सकता है। शीर्ष उत्पादक राज्य, अगर गेहूं में आपको उत्पादक राज्य में शीर्ष का बात करें तो 1 पर आता है यूपी, 2 पर मध्य प्रदेश, 3 पर पंजाब। गेहूं के विकास का श्रेय नॉर्वे मूल के अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। उन्होंने इस प्रजाति का विकास मैक्सिको में किया था। पूसा बेकर, देखिए हम बोले थे पूसा बहुत ज़रूरी है। पूसा जो है इसका सबसे बेहतरीन प्रजाति है कल्याण के बाद, कल्याण सोना के बाद। तो पूसा बेकर का बात करें, पूसा बेकर से ही आपका बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट वगैरह बनाया जाता है, पाव रोटी वगैरह पूसा बेकर से। आप याद रखिएगा, पूसा बेकर वर्ड छुपा है बेकरी, यानी कि बिस्कुट बनाया जाएगा। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और इसके स्किन एलर्जी होता है, जिसको भी आपको सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, ठीक है, डर्मेटाइटिस होता है, ये इस टाइप की बीमारी होती है, स्किन रिलेटेड डिजीज़, उसको ग्लूटेन तुरंत मना कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ग्लूटेन खाने से बैक जो है वो बैक का प्रोटीन बढ़ता है। इसलिए याद रखिएगा, जो हमारा हिप का प्रोटीन है, हिप में जो मसल होता है उसको ग्लूटेमस मैक्सिमस बोलते हैं, जो कि ये ग्लूटेन से ही बनता है। याद रखिएगा, ज़्यादा गेहूँ खाने से हिप मोटा होता है। और बात करते हैं 2 प्रमुख खरपतवार नाशक जो है वो है, उसका नाम आपको याद रखना है, प्रोपेनिल और आइसोप्रोट्यूरान। प्रोपेनिल जो है वो धान का है खरपतवार नाशक, और आइसोप्रोट्यूरान ये गेहूं का खरपतवार नाशक है। एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा, मुझे नहीं लगता कि कोई, लेकिन ये नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, जनरली ये आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम में इतना डीपली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर आपका बीएसएससी का पूछना हुआ तो बीएसएससी तो यही पूछेगा, शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है।
ये किस्म पूछ सकता है, गेहूं की किस्म ये पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएसएससी बिहार दरोगा जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इसके किस्में के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सोनाली एक बार पूछा था, सोनाली है इसमें, सोनालिका, देखिए सोनालिका, ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए अब आते हैं, खरपतवार क्या होता है। जैसे मान लिया आप गेहूँ उगा रहे हैं, गेहूँ का फसल उगा रहे हैं, इसके साथ अनवांटेड कुछ फसल उग जाएगा, और ये क्या करेगा, गेहूँ में आप जो खाद डालिएगा ना, वो खाद को ये खा लेगा, खरपतवार खा लेगा, तो गेहूँ को उसको पोषक तत्व तो मिलेगा नहीं। यानी कि मुख्य फसल के साथ, मुख्य फसल मान लीजिए गेहूँ, उसके साथ उग जाने वाला अनवांटेड फसल या आप चाह नहीं रहे हैं वो फसल उग जा रहा है, जो धूप, पानी, पोषक तत्व सब में गेहूं के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, उसका प्रोटीन ले लेगा, उसका पोषक तत्व ले लेगा, तो मुख्य फसल को काफ़ी दिक्कत होता है। तो ये था हमारा गेहूं के बारे में, जितना भी डिटेल था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं धान के बारे में। धान सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल, सबसे प्रमुख फसल भारत का यही है, धान। धान भी ग्रामीणी कुल का है, यानी कि धान और गेहूँ दोनों ग्रामीणी कुल का है। यहाँ तक कि बाँस भी आपका ग्रामीणी कुल का पौधा है। हम आपको जितना भी कुल है वो सारा कुल आपको एक जगह बता देंगे। देखिए पूसा आपको हम बताए थे, पूसा और पूसा बेकर ये आपका गेहूं की प्रजाति थी, लेकिन वही अगर पूसा सुगंध पूछ दे, पूसा सुगंध, तो वो धान की प्रजाति है, पसना नहीं है। सारा टेक्निक बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। धान जो है वो ग्रामीणी कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। देखिए धान के लिए आवश्यक तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी कि इससे ज़्यादा, और धान के लिए आवश्यक वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि गर्मी भी इसको चाहिए ज़्यादा और वर्षा भी इसको चाहिए ज़्यादा। इसीलिए धान जो है वो एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। यानी कि अगर आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चले जाइए तो यहाँ पर आपको गर्मी भी ज़्यादा होती है और वर्षा भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर धान को उगा लिया जाता है। यानी कि धान जो है वो एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। अब बात करते हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 किस्में पाई जाती है। कौन कौन? देखिए ओस जो है आपको नाम ही पता चलेगा। ओस ज़्यादातर कब पड़ता है? तो ठंडा के मौसम में, तो शरद ऋतु में आपको ओस पड़ता है। अमन शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में आपका अमन, ठीक है। और बोड़ो आपको बोड़ा जैसा गर्मी लगेगा ग्रीष्म ऋतु में, है ना। तो अब समझिएगा यहाँ पर कुछ अन्य प्रजातियाँ, देखिए प्रमुख किस्में देख लेते हैं गेहूँ का। पूसा सुगंध 5 ये गेहूँ का किस्म है। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ। देखिए जगन्नाथ से आप ऐसे याद रखिए कि वर्षा होती है। देखिए गेहूँ, धान के लिए आपको वर्षा चाहिए, बहुत वर्षा चाहिए। तो कृष्णा और कावेरी नदी जो है वहाँ पर खूब वर्षा होती है, ठीक है। चक्रवाती वर्षा भी होती है वहाँ पर, और दक्षिण पश्चिम मानसून, सॉरी उत्तर पूर्वी मानसून या जिसको लौटता मानसून बोलते हैं, उससे भी यहाँ पर वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पर धान की खेती की जाती है। तो ये आपको कृष्णा कावेरी तो हो ही गया, प्लस आपको जगन्नाथ उड़ीसा में है, उड़ीसा में भी वर्षा होती है, ठीक है। कांची कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के आसपास है ना, कांचीपुरम, उधर भी वर्षा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जया किस्म है, तो जया आपका धान का किस्म है। रत्ना, बाला, अन्नपूर्णा, पद्मा, विजया, हंसा, ये सारा आपका धान का किस्म है। अब देखिए बरानी द्वीप पूछ देगा, बरानी द्वीप किसकी किस्म है? यार फंस जाएगा इंसान। नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती, ये सारा आपका धान का किस्म है। और अगर इसकी हाइब्रिड की प्रजातियों की बात करें, धान की संकर प्रजातियाँ जिसको हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है, उसमें है पूसा RH10। और पूसा RH10 जो है ये बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है, हाइब्रिड प्रजाति है। उसके बाद बात करें तो PHB 71 ये भी धान की प्रजाति है, हाइब्रिड। KRH2 ये भी धान की हाइब्रिड प्रजाति है। सहाद्री और सुरुचि ये भी आपकी धान की प्रजाति है। तो इतनी सारी प्रजातियों को अगर आप याद कर लेते हैं, कहीं भी आप एग्ज़ाम में फंसने वाले नहीं हैं। एजोला का बात करें, एजोला जो है वो चावल की खेती के लिए एक प्रमुख जैव उर्वरक है। याद रखिएगा एजोला के साथ कौन रहता है सहजीवी के साथ?
एना बेना। हम आपको बताए थे, जब बायोलॉजी बताए थे उसमें बताए थे, एजोला के साथ सहजीवी के रूप में कौन रहता है? एना बेना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है यूपी में, फिर तेलंगाना में, फिर पंजाब में। सर्वाधिक क्षेत्र है जहाँ पर चावल की खेती की जा सकती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। और चावल जो है वो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न है। 1 नंबर पे आता है चावल यानी कि धान, और 2 नंबर पे आता है गेहूँ, 3 पे शायद मक्का आता है, वो आगे बताएंगे। देखिए, चावल का कटोरा किसको बोलते हैं? महानदी बेसिन को बोलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर महानदी के बेसिन में जो दोमट मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है चावल की खेती के लिए। दक्षिण भारत के चावल का कटोरा बोलते हैं कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा में। ठीक है, गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस, जब किसी को जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी हो जाती है, जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी यानी कि शरीर में आपको विटामिन ए का कमी पाया जाएगा, तो जेरोप्थेल्मिया बीमारी में डॉक्टर जो है वो आपको गोल्डन राइस खाने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन राइस जो है ये धान की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और जिसको जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी हो जाती है उसको भी डॉक्टर गोल्डन राइस खाने की सलाह देता है। ठीक है, ये एक गोल्डन राइस को ये भी हम लोग बोलते हैं जीएम राइस, जीएम राइस यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ठीक है, आगे बात करते हैं। चावल को बहुत ज़्यादा घुलने या पॉलिश करने से उसमें क्या नष्ट हो जाता है? उसमें विटामिन B1 यानी कि थायमिन नष्ट हो जाता है। अगर आप चावल को बार बार धोइएगा ना तो उससे विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा सर धोएंगे नहीं तो क्या होगा? अरे भाई, धोएंगे नहीं तो भी आप पॉलिश वाला खाना खाइएगा ना, धोना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है धोना। अगर पॉलिश नहीं करता है तो आप ज़्यादा मत धोइए। ठीक है, खेत से ला रहे हैं ज़्यादा मत धोइए, लेकिन पॉलिश किया हुआ है आप मजबूरी है आपको धोना, नहीं तो वही पॉलिश पाउडर खाइएगा, वो आपको और ज़्यादा हार्म करेगा। तो जितना ज़्यादा आप चावल को धोइएगा, चावल से विटामिन B1 खत्म हो जाएगा। विटामिन B1 खत्म होगा तो आपको B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो आगे बात करते हैं। अधिक मकई खाने से क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आपका BPSSC और BSSC दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये याद रखिएगा NTPC का भी फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप मकई ज़्यादा खाते हैं, मक्का ज़्यादा खाते हैं तो विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी हो जाती है आपके शरीर में। विटामिन B3 यानी कि इसका साइंटिफिक नाम है नियासिन, नियासिन का कमी हो जाएगा, और आपको कौन सा रोग हो जाएगा इसकी कमी से? पेलाग्रा नामक रोग हो जाएगा। आप जाके मेरा विटामिन वाला चैप्टर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आगे बात करते हैं। लिस्ट ऑफ मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? उसका पूरा डाटा हम आपके लिए बना के रख दिए हैं, एकदम चिट्ठा, और ये 2025 का डाटा है, एकदम अपडेटेड। अगर इसको याद कर लिए तो BSSC सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है, आपको कभी भी एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2025 का अपडेटेड डाटा है, लेकिन याद रखिएगा ये अगर आप 2026 में देखिएगा तो हमको मत बोलिएगा सर गेहूँ में चेंज हो गया, सर यूपी नहीं है कोई और है। ये 2025 में अगर कोई एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये डाटा हो सकता है कारगर। आप 2026 या 2027 में मेरा वीडियो देखिएगा, हो सकता है ये डाटा चेंज हो जाए, क्योंकि हर साल खाद्यान्न के उत्पादन में स्टेट चेंज कर सकता है, स्टेट अपना प्रोडक्शन चेंज कर सकता है। हो सकता है यूपी में प्रोडक्शन कम हो जाए, पंजाब बढ़ा दे, मध्य प्रदेश बढ़ा दे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर गेहूँ, जैसे गेहूँ का बात करें तो 2025 में अभी के डाटा में नंबर 1 पर है यूपी, 2 पर है मध्य प्रदेश। चावल का बात करें तो उसमें भी 1 पर यूपी है, 2 पर है तेलंगाना। गन्ना का बात करें तो 1 पर है यूपी, 2 पर है महाराष्ट्र। कॉटन का बात करें 1 पर है महाराष्ट्र, 2 पर है गुजरात। जूट का बात करें 1 पर है वेस्ट बंगाल, 2 पर है बिहार। मेज़ यानी कि मक्का का बात करें तो 1 पर है मध्य प्रदेश और 2 पर है कर्नाटक। ठीक है, मौ से मक्का, मौ से मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला बात करते हैं। जूट, देखिए जूट हमेशा वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पानी ज़्यादा होता है। मक्का वहीं पर होता है, सॉरी जूट वहीं पर होता है जहाँ पर उसको पानी ज़्यादा चाहिए, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है तो वेस्ट बंगाल। अगला है बार्ले यानी कि जौ। जौ राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, फिर यूपी में। ज्वार आपका महाराष्ट्र में, और 2 नंबर पर कर्नाटक। देखिए ज्वार में महाराष्ट्र 1 पर है और बाजरा में राजस्थान 1 पर है। ठीक है, जी से देखिए, जी से ग्राउंडनट, जी से गुजरात, यानी कि मूंगफली में आपका गुजरात और 2 पर राजस्थान। सोयाबीन में महाराष्ट्र 1 पर, 2 पर मध्य प्रदेश। देखिए सोयाबीन में पहले मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था,
और सोयाबीन के उत्पादन के कारण ही इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछता था सोया प्रदेश किसको बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश। लेकिन देखिए हम आपको बताए थे, हमको पुराना डाटा याद था, तो याद था कि सोयाबीन में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश होता है। नया डाटा में मध्य प्रदेश को पीछे कर चुका है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र अभी सोयाबीन के उत्पादन में 1 पर है। इसीलिए आपको अपडेटेड डाटा जो है वो ज़्यादा याद रखना है। उसके बाद बात करें रागी, ठीक है, रागी को ही हम लोग मड़ुआ बोलते हैं। मड़ुआ की रोटी खाते हैं गाँव में, मड़ुआ। रागी में नंबर 1 पर है कर्नाटक। तूर दाल को ही अरहर बोलते हैं, अरहर, या इसको राहड़ भी बोल देता है गाँव में बहुत कोई। उच्चारण गांव के लोग सही नहीं करते हैं, ठीक है, गांव के लोग सही उच्चारण नहीं करते हैं। अरहर दाल को बोलेंगे राहड़ दाल, ठीक है। और परिवार को बोलेंगे पलिवाल। मंदिर को बोलेंगे मंदिल। तो ये सारा चीज़ गांव के लोग, घड़ी को बोलेंगे घली। दीवार को बोलेंगे दीवाल। तो दीवाल घली, भाई ये गांव का ये नेचर है। गांव के लोग थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर करते हैं। तो अरहर दाल को राहड़ दाल भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, राहड़ दाल या अरहर दाल में 1 पर आता है महाराष्ट्र, 2 पर है कर्नाटक। ग्राम यानी कि चना का बात करें तो 1 पर आता है महाराष्ट्र, 2 पर है मध्य प्रदेश। उड़द दाल में 1 पर आता है आंध्र प्रदेश, 2 पर महाराष्ट्र। मूंग दाल का बात करें तो 1 पर राजस्थान, 2 पर कर्नाटक। रैपसीड और मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, इसमें नंबर 1 पर आता है राजस्थान, 2 पर आता है यूपी। पूरे के पूरे दाल, सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ होता है, दलहन। देखिए उड़द अरहर सब तो दलहन में ही आता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूरा दलहन का ही बात कर दे तो पल्सेज में नंबर 1 पर महाराष्ट्र, 2 पर मध्य प्रदेश, 3 में राजस्थान। कुल खाद्यान्न, जितना भी खाना का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न जैसे गेहूँ, धान, सबको मिला दिया जाए, उसमें नंबर 1 पर यूपी, 2 पर एमपी, 3 में पंजाब। तो यूपी एमपी याद रखिए, ज़्यादा 2 ही पूछता है। ऑयल सीड यानी कि तिलहन का बात करें तो तिलहन में 1 पर है राजस्थान। तो चूँकि सरसों तेल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है भारत में, तो उसमें राजस्थान है, तो पूरा ऑयल सीड में भी राजस्थान ही आपको 1 पर होगा, 2 पर मध्य प्रदेश। तंबाकू टोबैको सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, क्योंकि आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का एक जगह है गुंटूर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टोबैको का उत्पादन किया जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में ही एक जगह है राजमुंदरी, जहाँ पर टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टोबैको अनुसंधान केंद्र है। कॉफ़ी का बात करें तो कौ से कर्नाटक, ठीक है। कॉफ़ी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में बाबा बुदन की पहाड़ी पर, याद रखिएगा बाबा बुदन ही कॉफ़ी को भारत लेकर आए थे, इसे याद रखना। कॉफ़ी कर्नाटक में चिकमंगलूर जिला है, जहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चाय का बात करें तो असम। देखिए चाय में अगर आपका राज्य का बात करें तो असम हो जाएगा, लेकिन जिला का बात करें या जगह का बात करें, कौन सी जगह में चाय सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल का एक जगह है दार्जिलिंग। जगह का बात करें तो दार्जिलिंग, और राज्य का बात करें तो असम। लौकी में बिहार नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। एक ही चीज़ में बिहार नंबर 1 है, लौकी, याद रखिएगा, ठीक ना, लौकी। और यूपीएससी निकालने में भी बिहार नंबर 1 है। चलिए आगे आते हैं। कृषि से संबंधित योजनाएं हैं 3 को, उसको देख लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब स्टार्ट हुआ था, आपको कमेंट करना है। और याद रखिएगा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए इस योजना इसको स्टार्ट किया गया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड को। PM ग्राम सिंचाई योजना, इसका क्या है, ये पानी की बढ़ती हुई क्षमता प्लस सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने के लिए इसको लाया गया, इस योजना को लाया गया था, PM ग्राम सिंचाई योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी आपका जैविक खेती का समर्थन करने के लिए लाया गया था। आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन है, जैविक राज्य कौन बन चुका है, ये याद रखना आपको, सिक्किम, ये आपको याद रखना है। प्रथम जैविक राज्य इसी को बोलते हैं, जैविक खेती करने वाला सबसे पहला राज्य यही है। भारत का क्या, हमको लगता है पूरे विश्व का होगा, सिक्किम। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 तो पढ़ लिए, गेहूँ पढ़ लिए हम लोग, धान पढ़ लिए। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मक्का यानी कि मेज़ यानी कि मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और याद रखिएगा स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा मक्के में ही होती है, सबसे ज़्यादा स्टार्च जो है मक्का में होता है। यही कारण है स्टार्च का प्रयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा मक्का एक ऐसा चीज़ है, इससे आपको बायोडीजल भी बनेगा और इससे अल्कोहल भी बनाया जाता है। याद रखिए अल्कोहल बनाया, इसीलिए ये एनर्जी क्रॉप है। ये क्या है, एक एनर्जी क्रॉप के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करते हैं। मक्के में जो प्रोटीन होता है उसको जेन बोलते हैं, जेन, ठीक है। और मक्का का साइंटिफिक नाम है जी मेज, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मक्का एक C4 पौधा है। देखिए C4 पौधा जो होता है
उसका खासियत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसीटेट। तो जो भी पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्जेलो एसीटेट बनाएगा वो क्या हो जाएगा? वो C4 पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C4 पौधा होगा। इसको C4 पौधा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ गया, हाँ, यह एक उभयलिंगी पौधा है। उभयलिंगी पौधा जो कि नर तथा मादा जननांग एक ही पौधा में होता है। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं, सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करेगा, कहाँ गया, मेज़, मध्य प्रदेश, दूसरा में कर्नाटक। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? MP। ठीक है, सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करेगा मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं। मक्का जो है वो खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। यानी कि देखिए इसका खासियत क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी फसल है जो तीनों महीनाओं में उगाई जाएगी, तीनों ऋतुओं में उगाई जाएगी। तो खरीफ फसल में, खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल में उगाई जाने वाली जो फसल है, तीनों ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन है? मक्का है। और इसका वैज्ञानिक नाम है जियोमेज, जियोमेज या जीमेज, जियामेज इसका नाम है। चावल, गेहूं के बाद उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न यही है। हम बताए थे सबसे ज़्यादा है चावल यानी कि धान, दूसरा पे गेहूं और थर्ड नंबर पर मक्का आता है। इसका उपयोग अल्कोहली पेय बनाने में भी किया जाता है। याद रखिएगा, इससे आपको बायोडीजल भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा। यानी कि मक्का जो है वो एक एनर्जी क्रॉप है। आगे बात करते हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज का बात करें तो इसमें 4 मुख्य फसल होता है। मोटा अनाज में मेनली 4 होता है, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, रागी भी एक होता है, रागी भी होता है, याद रखिएगा, 5 हो गया। तो अब समझिए इसमें कि बाजरा में एक बीमारी होता है हरित बाली रोग। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है हरित बाली रोग किस में होता है? तो बाजरा में होता है। अब देखिए, बाजरा में सर्वाधिक सूखा रहने की क्षमता होती है, इसलिए इसका उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पर सूखा सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर बाजरा सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। जौ में भी आपको राजस्थान नंबर 1 पर है। ज्वार में आपको कौन है? महाराष्ट्र। और मक्का में आपको कौन है? मध्य प्रदेश। लेकिन आप रागी में बताइएगा, रागी में कौन है नंबर 1 पे? तो देखिए रागी हम यहाँ लिखे होंगे, देखिए रागी में 1 पर है कर्नाटक, वो भी लिख देते हैं। रागी में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक, यहाँ पर लिख देते हैं रागी को ही मड़ुआ बोलते हैं भाई। रागी में नंबर 1 पर है कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा, ये जितना भी आपका मोटा अनाज है उसके बारे में डाटा यही है। अब हम लोग थोड़ा सा दलहनी फसलों के बारे में देख लेते हैं। दलहनी फसल, ये जो दलहनी फसल होता है, ये दलहनी फसलें लेगुमिनस कुल में शामिल होती है। लेगुमिनस कुल, इसको आप लेगुमिनस कुल को हाईलाइट कर दीजिए। लेगुमिनस कुल की ये पौधे होती है और इनकी जड़ों में, लेगुमिनस कुल का जो पौधा होता है उनका जो जड़ है, जड़ों की जो रूट नोड्यूल्स है, जड़ों की ग्रंथियों में, रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करेगा, उसका फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो देखिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ यह है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में, जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देना। जैसे कोई भी फसल है, आप मान लीजिए मानव का ही बात करते हैं या पेड़ पौधों का ही बात करते हैं, पेड़ पौधा नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता है, तो क्या करेगा? नाइट्रोजन को नहीं लेगा बल्कि नाइट्रोजन का प्रोडक्ट को लेगा। और नाइट्रोजन का प्रोडक्ट कौन है? नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो अगर नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना इतना ज़रूरी हो जाता है कि पेड़ पौधों को उगाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधों को आप उगाइएगा तो नाइट्रोजन को उसके इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलेगा कौन? तो वो बदलेगा आपको कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस, कुछ ऐसा जीव है जो उसको बदलेगा। यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और ये दलहनी पौधों की रूट नोड्यूल्स में होता है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। बाकी बहुत हम आपको बायोलॉजी में पढ़िएगा तो कितना हम नाम बताए हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला, बहुत चीज़ बताए हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, उसको आप देख लीजिएगा बायोलॉजी में। ठीक है, अन्य फसलें मिट्टी में से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं जिससे मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन दलहनी फसलें राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं जिससे फिर से भूमि में नाइट्रोजन चला जाता है और मृदा की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। जैसे मान लीजिए ये आपका ज़मीन है,
इस ज़मीन में आप चावल उगा दिए, चावल क्या करेगा, ज़मीन से नाइट्रोजन को ले लेगा और ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन चावल उगाने के बाद अगर आप दाल उगा लिए, क्या उगा लिए, दाल उगा लिए, तो क्या होगा, दाल क्या करेगा, दाल के रूट में, जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, वो फिर से नाइट्रोजन ज़मीन को दे देगा, यानी कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति फिर से बरकरार हो जाएगी। यही कारण है कि कृषक वर्ग यानी कि किसान जो हैं वो कई फसलें उगाने के बाद वर्ष में एक बार खेतों में दाल की फसलें भी उगा लेते हैं, जिससे खेत में मृदा की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। तो ये था दलहनी फसलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखिए प्रमुख दलहनी फसलों के बारे में जान जाते हैं। दलहनी फसल तीनों हो सकता है, रबी, खरीफ और जायद, तीनों हो सकता है। रबी फसल जो ठंडा में उगाएंगे, खरीफ फसल जो मानसून में उगाएंगे और जायद फसल जो कि ग्रीष्म काल में उगाएंगे। तो देखिए तीनों समझते हैं। रबी फसल में आपका अरहर, चना, मटर और मसूर, याद रखना आपको, ये दलहनी फसल है जो रबी फसल है। खरीफ फसल का बात करें, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया। और जायद फसल का बात करें, सोयाबीन, मूंग, उड़द। तो ये देखिए सोयाबीन, मूंग और उड़द ये आपको खरीफ फसल भी है और जायद फसल भी है, ठीक है। इसलिए अब देखिए इस प्रकार दालों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है, यानी कि रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में भी। सबसे ज़्यादा दलहनी फसल, सर्वाधिक दलहनी फसल जो है कहाँ पर उगाया जाएगा, तो हम आपको बताए थे यूपी में। सबसे दलहन में आपको वन पर कौन है, देखिए दलहन का उत्पादन में कौन है वन पर, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र है, वन पर कौन है, महाराष्ट्र है। खाद्यान्न में वन पर यूपी है, दलहनी फसलों में नंबर 1 पर कौन है, महाराष्ट्र है। सोयाबीन में पहले कौन था, पहले मध्य प्रदेश था, अब महाराष्ट्र है। सोयाबीन में अब महाराष्ट्र 2 पर है मध्य प्रदेश। चना में आपको महाराष्ट्र है 1 पर, अरहर में भी महाराष्ट्र है 1 पर, यानी कि दाल के उत्पादन में महाराष्ट्र तो भाई गजब कर दिया है, ठीक है। मसूर के उत्पादन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन है, ठीक है। और याद रखिएगा अरहर में कुछ प्रजाति आपको याद रखना है, अरहर की प्रजाति जैसे पारस, मालवीय चमत्कार, मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, ये आपको अरहर का प्रजाति है। हम कैसे याद करेंगे इसको, देखिए अरहर, अमर, आज़ाद, मालवीय चमत्कार, पारस, बहार। आप उसको कुछ टोन दे दीजिए याद करने के लिए, अरहर, अमर, आज़ाद, मालवीय, पारस, बहार, 3-3 का ग्रुप में बांट लिए। अरहर, अमर, आज़ाद एक ग्रुप हो गया, मालवीय, पारस, बहार 2 ग्रुप हो गया। तो इससे आपको याद हो जाएगा अरहर का प्रजाति। मसूर में कौन 1 पर है आपको कमेंट करके बताना है। दालों के उत्पादन और उपभोग दोनों के मामले में भारत विश्व में अग्रणी है, विश्व में नंबर 1 पर है। इसके बावजूद कृषि उत्पादों में सबसे ज़्यादा आयात दालों का किया जाता है। मतलब भारत उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है, यानी कि जितना उत्पादन करता है उससे ज़्यादा खा जाता है। अब मान लीजिए कि 100 क्विंटल उत्पादन किया तो 120 खा जाएगा, तो 20 क्या करेगा, उसको बाहर से मंगाना पड़ेगा। इसीलिए कृषि उत्पादों में सबसे ज़्यादा आयात भी दाल का ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उगाता तो सबसे ज़्यादा है लेकिन खा भी जाता है। शाकाहारी जनसंख्या को प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य साधन दाल है। जो शाकाहारी जीव हैं उनको प्रोटीन की प्राप्ति के लिए दाल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सोयाबीन का बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में होता है, 40% प्रोटीन होता है, 20% तेल होता है। इसलिए सोयाबीन जो है वो दलहन में भी आता है और तिलहन में भी आता है, क्योंकि इससे तेल भी निकाला जाता है। 20% तेल सोयाबीन से निकाला जाता है। दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तिलहनी फसल में, तो याद रखिए तिलहनी फसल में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक दलहनी फसल कौन होता है, तो याद रखिएगा इसमें आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सोयाबीन का। और ये दलहनी के साथ साथ सबसे ज़्यादा तिलहनी भी यही है, ठीक है, तिलहनी फसल भी सबसे ज़्यादा यही है। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आगे हम लोग आते हैं, कुछ किस्म देख लेते हैं। अरहर की किस्म आशा, मटर की पत्ती विहीन किस्म अपर्णा, चने की लोकप्रिय किस्म सम्राट और मसूर की किस्म गरिमा। तो ये सारा किस्म है जो अगर आपको आरओ या एआरओ के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर आप गेहूं का ज़रूर याद रखिएगा, गेहूं का और धान का। गेहूं और धान क्योंकि ये हरित क्रांति से संबंधित है। बीपीएससी या बीएसएससी या बीपीएसएससी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किस्म से पूछ लिया जाता है। चलिए दलहनी फसल तो पढ़ लिए, अब हम लोग तिलहनी फसल देखते हैं। प्रमुख तिलहनी फसलें, ठीक है, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें हम तिलहन यानी कि ऑयल क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों,
सूरजमुखी, नारियल, कुसुम, तुरिया, अरंडी, विनोला, अलसी और तिल। देखिए इतना सारा फसल है जिससे हम लोग तेल निकाल सकते हैं, और जिससे भी तेल निकालेंगे उसको तिलहनी फसल बोलते हैं। तिलहन उन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ वर्षा कम होती है तथा मृदा अनुपजाऊ हो। जहाँ पे मृदा अनुपजाऊ हो, मृदा की उर्वरता शक्ति कम है, वहाँ पर लोग तिलहनी फसल उगा लिया जाता है। जैसे अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है, यानी कि खाद्यान्न फसल आप उगाइएगा उसके बाद तिलहन ही उगाया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और तिलहन में नंबर 1 पर कौन आता है? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आपको वर्षा कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मृदा अनुपजाऊ भी ज़्यादा है, इसलिए तिलहन में 1 पर कौन रहेगा? राजस्थान। बोलेगा भाई हमसे फसल तो उगेगा नहीं, धान गेहूँ तो उगेगा नहीं, तो क्या करेंगे? हम उगाएंगे तिलहन, दलहन। ये राजस्थान का बात है। मोटा अनाज भी उगाता है राजस्थान, मोटा अनाज भी वहीं उगेगा जहाँ वर्षा कम हो, मृदा अनुपजाऊ हो। तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन पर कौन आ जाता है? तो सोयाबीन, मूंगफली। हम बताए थे सोयाबीन एक ऐसा फसल है जो बेचारा तिलहन में भी नंबर 1 पर है और दलहन में भी नंबर 1 पर है। और सोयाबीन में नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है। मूंगफली को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड नट। जी से ग्राउंड नट हो गया, जी से गुजरात, तो मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन हो गया? गुजरात। मूंगफली से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS के एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ऐसी कौन सी फसल है जो स्वपरागित है? तो उसका नाम है मूंगफली। ठीक है, देखिए आपसे हम एक क्वेश्चन पहले ही बताए थे कि उभयलिंगी पौधा में आपको मक्का बताया था। मक्का यानी कि इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पौधे में होता है, उसको उभयलिंगी पौधा बोलते हैं। तो मक्का यानी कि मेज़। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वपरागित फसल का एग्जाम्पल मूंगफली। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में फंसा दे, वो सारा चीज़ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। मुझे नहीं लगता ऐसा नोट्स कोई भी पूरे यूट्यूब में आपको बताया होगा। सरसों का बात करें तो ये रबी फसल है तिलहन में। मूंगफली सोयाबीन का बात करें तो ये खरीफ फसल है। ठीक है, सूरजमुखी के तेल, अब सूरजमुखी का तेल का बात करते हैं तो सूरजमुखी का जो तेल होता है उसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है। लिनोलिक एसिड 64% इसमें सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका साफ़ नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। बाहर में जितना आप तेल वाला चीज़ खाइएगा ना, उससे आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हार्ट अटैक। याद रखिएगा, हार्ट अटैक के पहले घंटे को क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर बोलते हैं। और हार्ट अटैक में आपको कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है? बीटा, बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। हार्ट अटैक में आपको कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? बीटा ब्लॉकर होता है ना, बीटा ब्लॉकर नामक इंजेक्शन दिया जाता है। आगे बात करते हैं, सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होता है? आइसोथायोसाइनेट जो है वो सरसों के तेल में तीखेपन का कारण है। और सरसों के तेल में आपको एरुसिक अम्ल पाया जाता है। एरुसिक अम्ल जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एक यही सरसों के तेल में डिमेरिट है, एरुसिक अम्ल। बाकी सरसों में कोई डिमेरिट नहीं है। कुसुम, यहाँ पर जो हम आपको कुसुम बताए हैं, कहाँ चल गया कुसुम? ये कुसुम बहुत कोई नाम भी नहीं सुने होंगे। कुसुम का फ़ायदा क्या है? देखिए, कुसुम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्रूफ कपड़ों के निर्माण में और चमड़े के प्रिजर्वेशन के लिए। चमड़े को अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें कुसुम के तेल का यूज़ किया जाता है। जो आप कभी नाम नहीं सुने हैं वो आपको 2 क्वेश्चन बता के गया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देके गया, ये कुसुम का तेल। तो याद रखिएगा, बहुत सारा जानकारी, बहुत सी चीज़ें आप इसमें नई सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुल तिलहन का अगर हम लोग बात करें तो कुल तिलहन के उत्पादन में नंबर 1 पर है राजस्थान। ठीक है, दलहन में नंबर 1 पर कौन था? बताइए, महाराष्ट्र था। लेकिन तिलहन में राजस्थान आ जाता है, क्योंकि तिलहन वहीं उगाया जाता है जहाँ वर्षा कम होती है। 2 पर है मध्य प्रदेश, 3 पर गुजरात। सोयाबीन में तो महाराष्ट्र है नंबर 1 पर। मूंगफली में जी से ग्राउंडनट और जी से गुजरात। सरसों में आपको राजस्थान है। सूरजमुखी में आपको कर्नाटक है। नारियल में आपको देखिए, सूरजमुखी कैसे याद रखिएगा? सूरजमुखी आपको नाटक करता है। सूरजमुखी का एक खासियत है, सूरजमुखी का जो पत्ता है, सूरज अगर पूरब में उगा है तो सूरजमुखी पूरब की तरफ रहेगा, इधर रहेगा। और शाम में जब सूरज पश्चिम आ जाएगा तो सूरजमुखी भी इधर मुड़ जाता है। सूरज की तरफ ये अपना चेहरा कर लेता है सूरजमुखी का पौधा। इसका फूल जो है
जैसे जैसे सूरज आपको मुड़ता जाएगा, ये सूरज के साथ साथ धीरे 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 ये भी अपना चेहरा को उधर ही कर लेता है, इसीलिए सूरज की तरफ ये अपना मुख कर लेता है, इसलिए इसको सूरजमुखी कहते हैं। याद रखिएगा, ये नाटक करता है, सूरज के साथ साथ ये अपना चेहरा बदलता है, इसलिए नाटक यानी कि कर्नाटक। सूरजमुखी में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक। आपको किसी भी तरह याद करना है। नारियल में कौन है नंबर 1 पर? तमिलनाडु। कुसुम में, कुसुम जिससे आपको ये दोनों चीज़ फ़ायदा है, कुसुम से आपको महाराष्ट्र है नंबर 1 पर कुसुम में। और कुसुम का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो क्या मारिएगा? कार्थेमस टिंक्टोरिपस, ये कुसुम का वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करते हैं पोषण स्तर। फसलों का पोषण स्तर के बारे में देख लेते हैं। तो चावल जो है उसमें 6% प्रोटीन पाया जाएगा, 76% कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। गेहूं में आपका 15% प्रोटीन है, तो 65% कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए, कुछ लोगों का भ्रम आज मैं तोड़ना चाहता हूँ। लोग जो कहते हैं चावल खाने से मोटा होता है, गेहूं खाने से नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 11% का अंतर है। चावल में 76% कार्बोहाइड्रेट है और गेहूं में 65% कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि चावल और गेहूं दोनों खाइएगा तो आप मोटा होइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होइएगा। अगर आपको मोटा नहीं होना है तो जिसको पतला होना है तो मेरी सलाह माने। मैंने कैसे अपना वज़न कम किया है मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आपको खाना क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी, इस तीनों का आटा खाइए, ठीक है? इस तीनों का आटा खाइए। आप 6 रोटी 7 रोटी भी खाइएगा ना डेली, तो भी आप मोटे नहीं होइएगा। ये इससे आप मोटे नहीं हो पाइएगा। मोटा अनाज है ना, अनाज है मोटा, लेकिन आपको मोटा नहीं होने देगा, ठीक? और ये तो हो गया आपका गेहूं का अल्टरनेटिव। यानी कि आप रोटी किसका बनाइएगा, लेकिन चावल किसका बनाइएगा? चावल में आपको खाना है ब्राउन राइस। थोड़ा सा महंगा आएगा। ब्राउन राइस अगर आप खाते हैं तो आप मोटे नहीं होंगे। कितना भी खा लीजिए भाई, भार थाली खा लीजिए। देखिए, अब हम अंतर बताते हैं। जब आप नॉर्मल चावल बनाइएगा ना, चावल जो है कुकर के यहाँ पर कॉर्नर पर सट जाता है। जो भी कुकर के कॉर्नर पर सटेगा वो चावल अच्छा नहीं माना जाता है, वो आपके पेट के इंटेस्टाइन में भी सट जाएगा। वही ब्राउन राइस जब आप बनाइएगा, मैं बनाता हूँ ब्राउन राइस, तो वो कुकर में सटता नहीं है। हाथ से आप ऐसे करके पानी से साफ़ कीजिएगा ना तो पूरा साफ़ हो जाएगा। ये खासियत है ब्राउन राइस का, वो आपको मोटा नहीं होने देगा, वो आपको पोषक तत्व ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल चावल से ज़्यादा आपको प्रोटीन या आपको मिनरल्स वगैरह ब्राउन राइस देगा। ब्राउन राइस आपको मोटा भी नहीं होने देगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है और खाने में आपको थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मल चावल की अपेक्षा आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आदमी ब्राउन राइस नहीं खाता है। अगर जिसको पतला होना है तो समझ लीजिए ज्वार बाजरा का रोटी खाइए, और आपको अगर चावल खाना है तो आप क्या खाइए? ब्राउन राइस का चावल खाइए। ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का का बात करें तो इसमें 80% कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा फैट स्टार्च जो है वो मक्का में ही पाया जाता है। सोयाबीन का बात करें तो इसमें 45% प्रोटीन है और 20% तेल है। मूंगफली का बात करें तो 30% प्रोटीन है, ठीक है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं कुल का नाम। ये देखिए, ये कुल का नाम बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि BPSSC भी बहुत पूछता है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे बांस जो है वो पोएसी कुल का पौधा है। जितने भी अनाज है वो ग्रेमिनी कुल का है, जिसमें गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सारा आपका ग्रेमिनी कुल का है। काला जीरा का बात करें, काला जीरा तो रेनन कुलेसी कुल का पौधा है, रेनन कुलेसी। क्रूसीफेरा कुल में कौन कौन आ जाता है? मूली, सलजम, सरसों और फूलगोभी, ये आपका क्रूसीफेरा कुल का पौधा हो जाता है। कपास और भिंडी का बात करें, ये मालवेसी कुल का पौधा हो जाता है। लेगुमिनस तो बता ही चुके हैं, दाल, जितना भी दाल होगा, कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, नील, इमली, बबूल, लाजवंती, अशोक, सीसम, चना, मूंग, जितना भी दाल है वो लेगुमिनस कुल के पौधे में आ जाता है। कंपोजिटी में आपका कौन आ जाएगा? सूरजमुखी, गुलदाउदी और गेंदा। सूरजमुखी का फूल, गुलदाउदी का फूल और गेंदा का फूल, ये कंपोजिटी कुल का पौधा आ जाता है। रूटेसी में कौन कौन आ जाएगा? रूटेसी, नींबू, संतरा और मौसम्मी। इसमें देखिएगा, जब आप नींबू को गाड़िएगा ना, उसमें बहुत सारा रूट निकला रहेगा, ठीक है? वो उसका में क्या बोलते हैं? रेसा जैसा, फाइबर जैसा, तो इसीलिए रूटेसी, रूट के जैसा आपको दिखेगा। रूटेसी, नींबू, संतरा और मौसम्मी। कुकर बीटेसी, तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, खीरा, परवल, ये सारा याद रखिए। तरबूज, खरबूज, कद्दू, खीरा, ये सारा आपको जायद किस्म का जायद फसल है। जायद फसल यानी कि गर्मी के मौसम में खाते हैं, इसलिए इसको कुकर बीटेसी। रोजेसी कुल का पौधा सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी। तो गुलाब से तो आप समझिए गए रोज से रोजेसी, लेकिन सेब, नाशपाती और रसभरी भी आपको याद रखना है। मिट्रेसी कुल का पौधा में अमरूद,
जामुन, मेहंदी और यूकेलिप्टस। याद रखिए, ये यूकेलिप्टस जो है इसको पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण का शत्रु। क्यों? क्योंकि एक दिन में ये 200 लीटर पानी ज़मीन से ख़त्म कर देता है। जहाँ भी रहेगा, जब ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको कम करता रहेगा, इसलिए इसको पर्यावरण का शत्रु भी बोलते हैं। अम्बेली फेरी जो है इस कुल के पौधे में आ जाएगा गाजर, धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ। और सोलेनेसी कुल का पौधा में आपको आ जाएगा आलू, बैगन, लाल मिर्च, टोबैको, टोमेटो और धतूरा। याद रखिएगा, टोबैको, टोमेटो और पोटैटो मतलब आलू। ये तीनों आपको कहाँ से मंगाया गया था? यूरोप से मंगाया गया था। यूरोप से आने वाली जो फसल है, यानी कि पोटैटो, टोबैको, टोमेटो, ये यूरोपीय लेके आए थे भारत में। ये भारत का फसल नहीं है, यूरोपीय फसल है। और आलू में सोलेनिन पाया जाता है, सोलेनिन, ठीक है, सोलेनिन पाया जाता है, इसीलिए आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। ये भी आपको याद रखना। देखिए, कुछ ट्रिक आपको लगाना ही पड़ेगा याद रखने के लिए। अगर आप ट्रिक नहीं लगाइएगा तो एग्जाम में याद नहीं रख पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे। नकदी फसलें, या इसी को हम लोग व्यापारिक फसलें बोलते हैं, पहले भी बता चुके हैं। इसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाया जाता है, न कि कंजम्पशन यानी कि उपभोग करने के पर्पज़ से। यानी कि इसको आप उगाइएगा ही, अब इससे प्रॉफिट कमाना है, बेचना है। जैसे इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा रबड़, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। ये सारी फसलों को आप व्यापारिक दृष्टिकोण से बेचने के पर्पज़ से उगाते हैं, ना कि आप उसको खुद कंज्यूम करने के पर्पज़ से। इसलिए इनको नगदी फसल या व्यापारिक फसल, कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप कह देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं गन्ना के बारे में। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। गन्ना जो है वो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और ग्रेमिनी कुल में आपको बताया था धान भी है, गेहूं भी है, वो भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी कि ये जो है आपको इसके लिए गर्मी भी चाहिए और आपको वर्षा भी चाहिए। यह भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है। अगर आपसे पूछेगा भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन है, तो ये गन्ना है। ठीक है, जिसे तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन में ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है, जबकि चीनी के खपत में भारत अग्रणी है। चीनी उत्पादन में सेकंड पर है, लेकिन खपत सबसे ज़्यादा करता है। भारत का आदमी चीनी बहुत खाता है। देश में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादन राज्य क्रमशः कौन है? सबसे पहले यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे चीनी मिल पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1903 में हुई थी, प्रतापपुर, देवरिया जिला, यूपी में। याद रखिएगा, पहला चीनी मिल जो है यूपी में है, बना था प्रतापपुर में 1903 में। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन में 1 पे यूपी है, 2 पे महाराष्ट्र है। आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत की जलवायु आर्द्र है, यानी कि इसलिए इन स्थानों पर गन्ने में अधिक रस होती है और ये लाल रंग का होता है। दक्षिण भारत में आर्द्र जलवायु है तो वहाँ पर रस ज़्यादा होगा। जबकि उत्तर भारत में, हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार में, झारखंड में, उत्तर भारत में गन्ने अपेक्षाकृत पतले होते हैं और कम रस वाले होते हैं। कम रस होगा तो मीठा ज़्यादा होगा, लेकिन इन गन्नों की मिठास अधिक होती है। तो मीठा गन्ना हम लोग का उत्तर भारत में ज़्यादा होता है, रस कम होता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा कितनी होती है? 10 से 12%। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादकता किसका है? प्रति हेक्टेयर अगर बात करें तो हवाई द्वीप यूएसए का है और क्यूबा सेकेंड नंबर पे क्यूबा है। याद रखिएगा, चीनी का कटोरा इसी को बोलते हैं, क्यूबा को। चीनी का, विश्व में चीनी का कटोरा इसी को बोलते हैं, क्यूबा को। आगे बात करें, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। याद रखिएगा, दाल चीनी ट्रिक है, याद रखिएगा। यानी कि दाल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कानपुर में है और चीनी जो है उसका भी कानपुर में है। दाल चीनी ट्रिक है, तो चीनी हो गया कानपुर, दाल भी कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है ना, तो गन्ना का कहाँ पर है? लखनऊ में है, वो भी यूपी में ही है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर, और इसका स्थापना होता है 1912 में। याद रखिएगा, प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये है कोयम्बटूर में। ठीक है, यहाँ पर गन्ना का हाइब्रिड करके गन्ना का अलग अलग वैरायटी बनाया जाता है। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए, भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल कौन है? गन्ना है। ये क्वेश्चन, शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में
सर्वाधिक सिंचित होने वाली फसल गन्ना है। ऐसे आप सोच लीजिएगा क्या है, धान बोल दीजिएगा, क्योंकि धान में भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको खाद्यान्न का बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र में जो फसल है वो है गन्ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और देखिए CO1148 क्या है, तो ये गन्ने की एक प्रजाति है, CO.1148, ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। उचित और लाभकारी मूल्य क्या होता है? सरकार द्वारा गन्ने को संदर्भ में घोषित वह मूल्य जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना अनिवार्य है, उसको उचित और लाभकारी मूल्य कहते हैं। देखिए बिहार में पहले बहुत चीनी मिल था, लेकिन पॉलिटिशियंस बोलिए या जो बोलिए, उनके मतलब निष्क्रियता के कारण बिहार में चीनी मिल समाप्त कर दिए गए। बहुत चीनी मिल था बिहार में, हर जगह पर। मेरा नानी घर है, मेरा जो गांव है, उधर बहुत चीनी मिल हुआ करता था। मेरे गांव के बगल में ही चीनी मिल था, लेकिन उस चीनी मिल को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए वहाँ पर सिर्फ एक खंडहर बचा हुआ है, खंडहर बचा हुआ, कुछ भी नहीं बचा हुआ। चीनी मिल ख़त्म हो गया। बिहार से चीनी मिल ख़त्म होने के कारण यहाँ पे काफ़ी रोज़गार भी ख़त्म हो गए। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है। सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग का अगर बात करें तो सबसे पहले आया था कपड़ा उद्योग, दूसरा नंबर पे चीनी उद्योग आता है। तो कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ना और मक्का के बारे में तो हम बताए थे। गन्ना भी आपका C4 फसल है। C4 फसल उसको बोलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्जेलो एसीटेट बनाते हैं, उसको C4 फसल बोलते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कॉमर्शियल क्रॉप, जिसका नाम है रबड़। रबड़ जो है ये हमेशा आपको लाल मृदा या लेटेराइट मृदा में पाया जाता है। लाल मृदा का रंग लाल और लेटेराइट मृदा का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। कहीं कहीं आपको फेरस ऑक्साइड दिया रहेगा, कहीं फेरिक ऑक्साइड दिया रहेगा। देखिएगा जो ऑप्शन में है वो आपको मार देना है। रबड़ का बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसमें गर्म और नम जलवायु आवश्यक है, यानी कि गर्मी भी होनी चाहिए, हल्का नमी भी, यानी कि वर्षा भी होनी चाहिए। तापमान इसके लिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ये रबड़ कहाँ का मूल पौधा है? तो ये अमेजन घाटी यानी कि ब्राज़ील का मूल पौधा है। और अमेजन घाटी में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेल्वास घास के मैदान। अमेजन घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जितना भी ऑक्सीजन है उसका लगभग 20% ऑक्सीजन सिर्फ हम लोग को अमेजन घाटी से प्राप्त होता है। और बात करें रबड़ का तो ये इसका सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत में बात करें तो 1 पे आ जाएगा केरल, 2 पे त्रिपुरा, 3 पे कर्नाटक, 4 पे असम। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, ठीक है। और केरल में कौन कौन सा जगह है जो रबड़ का उत्पादन करता है? एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम। ये 4 जगह है जहाँ पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। विश्व में पारा किस्म का जो रबड़ है वो सर्वोत्तम माना जाता है। कौन सा रबड़ सर्वोत्तम होता है? पारा किस्म का, ठीक है। और रबड़ कैसे निकाला जाता है? तो प्लांट के लेटेक्स से निकाला जाता है। लेटेक्स यानी कि पत्ते के दूध, पत्ता का जो पत्ता में आप जैसे क्या कीजिएगा ना, पेड़ में आप कटिंग कर दीजिएगा, या चाहे तो उसका तना में या पत्ता में, तो वहाँ से दूध निकलने लगेगा। तो पत्ते या तने के जो दूध होता है वहाँ से, उस दूध से को ही हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। और प्लांट के लेटेक्स से ही रबड़ का निर्माण होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कपास का। तो कपास क्या है? ये एक मालवेसी कुल का पौधा है। और कपास के लिए तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 120 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए होनी चाहिए। विश्व में कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है, परंतु उत्पादन में चीन के बाद भारत जो है वो दूसरा स्थान है, ठीक है। अगर कपास का बात करें तो खेती में सबसे ज़्यादा एरिया भारत के पास है, लेकिन उत्पादन चीन कर देता है नंबर 1। चीन के बाद भारत का सेकंड स्थान है कपास की उत्पादन में। भारत में कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, काली मिट्टी वाले क्षेत्र में। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? देख लीजिए, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी वहीं पर कपास की खेती होगी। काली मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोल देते हैं, या चेरनोजम मिट्टी भी इसको बोल देते हैं। अब देखिएगा, ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर आपको काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी जनरली आपको कहाँ पाया जाएगा? दक्कन का पठार में और मालवा का पठार में। और आपको काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? ये आपको थोड़ा मोड़ा जो है, ये आपको वृष्टि छाया प्रदेश जैसे कि विदर्भ वगैरह एरिया, वहाँ पर भी आपको काली मिट्टी पाई जा सकती है। अब समझिएगा कपास के बारे में। कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 2.5 से 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर से लंबा हो गया
तो इसको सबसे बेस्ट किस्म का कपास बोला जाता है। यानी कि सर्वोत्तम किस्म का कपास किसको मानेंगे? जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो। भारत में ज़्यादातर 2.5 से 5 सेंटीमीटर वाला कपास पाया जाता है। जब कपास की फल फूटती है तो इससे रुई निकलता है, इन्हीं रुई से कपास बनता है। कपड़ा उद्योग जो है, यही कपास से अगर कपड़ा बनेगा तो कपड़ा उद्योग जो है वो देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग अगर बात करें तो नंबर 1 पर आ जाता है कपड़ा उद्योग, ठीक है। और दूसरा नंबर पर आ जाता है आपका गन्ना उद्योग। गन्ना उद्योग ही था ना, देखिए यहाँ पर, हाँ, चीनी उद्योग या गन्ना उद्योग बोलिए, जो भी ये बातें की है। कपास की 2 प्रमुख प्रजाति का बात करें तो देशज और अमेरिकन कपास। देशज कपास और अमेरिकन कपास, ये कपास का 2 प्रजाति है। हम हर फसल में आपको प्रजाति जरूर बता रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? तो गुजरात है, दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा में तेलंगाना है। तो कपास में गुजरात नंबर 1 पर है। और सबसे ज़्यादा अगर सूती मिल का बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है। तो आपसे एक क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे, चीनी मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में था और सूती मिल भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, इसीलिए मिल के मामले में महाराष्ट्र आ गया नंबर 1 पर। वाइट गोल्ड बोलते हैं कपास को। कपास को क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड। मध्य प्रदेश में कपास की खेती आपको मालवा पठार और नर्मदा घाटी में की जाती है। कपास की खेती के कारण खंडवा खरगोन जिला जो है उसको सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी बोल दिया जाता है। सफ़ेद सोने का क्षेत्र खंडवा खरगोन जिला। आप कमेंट करके बताइएगा ये खंडवा खरगोन जिला कहाँ पर है? मेरे हिसाब से ये मध्य प्रदेश में है, आप कमेंट करके बताइएगा। चाय का बात करें, चाय देखिए, टियानसेन एक पर्वत श्रेणी है। टियानसेन पर्वत श्रेणी पर ही चाय को माना जाता है कि सबसे पहले खोजा गया था। देखिए, एक व्यक्ति थे जो चाय पीने मतलब कि उनको बहुत नींद आती थी, वो तपस्या करते थे, योग करते थे। योग करने के क्रम में उनको बहुत नींद आती थी तो उन्होंने अपने आँख की पत्तियाँ को काट दिया था। आँख का जो पुतली होता है ना, उसको काट दिया था। आँख की पुतलियों को काटा तो उनको नींद नहीं आने लगी, क्योंकि वो पलक झपकेंगे तभी तो नींद आएगी। तो वो चाय में हुआ था, मतलब चाय क्या बोलते हैं। लेकिन बाद में पता चला चाय पीने से नींद जो है वो टूट सकती है, तो उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ बाद में, ठीक है। तो देखिए, टियानसेन पर्वत श्रेणी जो है उसका टी वर्ड यानी कि पहला वर्ड जो है टी, उसको उठा लिया, इसी से टी बना है। यानी कि चाय को इंग्लिश में टी बोलते हैं। तो टी जो है वो टियानसेन का पहला लेटर है टी, यानी कि टियानसेन का टी जो है उसी से टी बना है, यानी कि चाय बना है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल ये चाय ही है। भारत में चाय की व्यापारिक स्तर पर खेती सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा असम घाटी में प्रारंभ की गई थी। और चाय जो है वो मूल स्थान कहाँ पर है? चाय मूल पौधा है चीन का। दक्षिणी चीन के यूनान पठार से उद्भव हुआ है, या आप बोल सकते हैं टियानसेन पर्वत श्रेणी से इसका उद्भव हुआ है। चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं क्या होनी चाहिए? ये 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए आपको। तापमान भी आपको उच्च चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। भूमि आपको पर्वतीय ढालदार होनी चाहिए, यानी कि पानी वहाँ टिकना नहीं चाहिए, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, पानी आया और बह गया। हरी और गंधक युक्त मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी जो है आपकी मिट्टी में सल्फर होनी चाहिए। ये 4 दशाएं हैं आपको चाय की खेती के लिए। तो इसीलिए चाय के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और आपको वर्षा भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए चाय जो है वो एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में चाय जो है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, मसालों की खेती, ये चारों की खेती आपको लेटराइट मिट्टी में की जाती है। लेटराइट मिट्टी यानी कि रेड, लाल मिट्टी में का कलर भी लाल होता है, लेटराइट मिट्टी का भी कलर लाल होता है। लेटराइट मिट्टी का कलर लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। आगे बात करते हैं शीर्ष 3 राज्य चाय की खेती में। अगर टॉप 3 स्टेट का बात करें तो 1 पर आ जाता है असम, लगभग 50% चाय यही उगाता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से पहले आपको केरल और तमिलनाडु भी आ जाएगा। तो देखिए, असम में आपका बात करें तो आपको ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी ये जगह है जहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में आपको 3 जगह याद रखना है, दार्जिलिंग, ईच बिहार और जलपाईगुड़ी। इस 3 जगह पर चाय का खेती किया जाता है। तमिलनाडु में बात करें, देखिए एक्चुअली नीलगिरी का जो एरिया है, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर चाय और मसाला उगा लिया जाता है क्योंकि वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो नीलगिरी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। लेकिन नीलगिरी का सबसे ज़्यादा एरिया तमिलनाडु में है, इसलिए तमिलनाडु सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है नीलगिरी के एरिया में। हिमाचल प्रदेश का बात करें तो यहाँ कुल्लू घाटी में भी आपका चाय का उत्पादन किया जाता है। शीर्ष 3 चाय उत्पादक देश का बात करें तो 1 पे चीन हो जाएगा, 2 पे भारत हो जाएगा, 3 पे केन्या हो जाएगा। चीन, भारत, केन्या ये टॉप 3 है चाय उत्पादक देश। टॉप 3 चाय निर्यातक देश जो चाय को एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट के मामले में भारत 4था नंबर पर है। केन्या, चीन,
श्रीलंका और भारत। यानी कि केनिया जो है चाय का उत्पादन 3rd पर है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में वो 1 पर है। चीन से भी ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट करता है कौन? केनिया। शीर्ष काली चाय उत्पादक देश। काली चाय सबसे ज़्यादा ब्लैक टी भारत में होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चाय की प्रमुख किस्मों का बात करें तो बोहिया या चीनी, असमिका या असमी, ग्रीन गोल्ड, ये तीनों किस्म की चाय भारत में उगाई जाती है। ये मेन प्रमुख किस्म है ये भारत का। चाय अधिनियम 1953 में आया था और चाय अधिनियम 1953 के आर्टिकल 4 के तहत हम लोग टी बोर्ड का स्थापना किए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है टी बोर्ड का स्थापना भारत में कब हुआ है? 1 अप्रैल 1954 को। ये भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको एकदम तुरंत मारना है आंसर। देखिए, आपसे जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको छांटना है कि एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस एग्ज़ाम के लिए क्या कितना इंपॉर्टेंट है। सूती मिल कहाँ पर स्थापित किया गया, चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया, टी बोर्ड का स्थापना कब हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन। चाय का उत्पादन में 1 पर कौन है, निर्यातक में 1 पर कौन है, भारत का कितना स्थान है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन मैं अगर आपको पढ़ाऊँगा तो मैं सारी चीज़ें बता दूँगा, इसीलिए मेरा नोट्स जो रहेगा आपके लिए वो परफेक्ट नोट्स रहेगा। आपको एग्ज़ाम में छांटना है कि आपको क्या पढ़ना है। RO ARO का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, आप एक भी चीज़ को छांट नहीं सकते। जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सारा चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कॉफ़ी या कहवा का बात करें तो कॉफ़ी या कहवा जो है इसके लिए आपको औसत तापमान चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर और वार्षिक तापमान चाहिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि थोड़ा सा आपको टेम्परेचर भी कम चाहिए चाय के कंपेरिजन में और थोड़ा सा वर्षा भी आपको चाय के कंपेरिजन में कम चाहिए कॉफ़ी के केस में। इसीलिए जहाँ पर आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, पर्वत के एक तरफ जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर चाय उगा लिया जाता है, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर कॉफ़ी उगा लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी का मूल स्थान कौन है? अमेजन घाटी ब्राज़ील। अमेजन घाटी ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का मूल स्थान है। 17वीं शताब्दी में कॉफ़ी सर्वप्रथम कहाँ पर उगाई गई थी? बाबा बुदन द्वारा अरब क्षेत्र से लाई गई थी। और कहाँ लाई गई थी? भारत के चिकमंगलूर जिला जो है वो कर्नाटक का, वहाँ पर लाई गई थी। इसीलिए बाबा बुदन की पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक ही उगाता है। कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है। तब सर्वाधिक कहवा उत्पादन में 1 नंबर पर आता है कर्नाटक, जो कि लगभग 68% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। दूसरा नंबर पर केरल, तीसरा पर तमिलनाडु। भारत में कॉफ़ी की 2 किस्में हैं जो ज़्यादा पाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में 60% उगाई जाती है और रोबस्टा लगभग 30%। बाकी जो बची 2 किस्म है वो 10% में सारा अलग अलग किस्म, लेकिन वो उतना फेमस नहीं हुआ है। कॉफ़ी उत्पादन में टॉप 3 देश का बात करें तो नंबर 1 पर है ब्राज़ील, दूसरा पर वियतनाम, तीसरा में इंडोनेशिया। और ब्राज़ील का बात करें तो ब्राज़ील में एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह जो है वो कॉफ़ी का निर्यात करने के लिए फेमस है। मोका का बात करें तो ये यमन तट पर है और ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, लाल सागर से सटा हुआ है। ब्लू माउंटेन ये जमाइका में है, ये भी कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। लाइबेरिया में है, ये भी कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। चाय और तंबाकू जो है वो आपको पत्ती से बनाया जाता है, पत्ती यानी कि लीव्स से, पत्तियों से बनाया जाता है। जबकि कहवा यानी कि कॉफ़ी का बात करें पत्ती से नहीं बल्कि फली से या फल से या बीज से, जो भी आप बोलिए, चाहे तो फल बोल दीजिए या बीज बोल दीजिए, उससे उगाया जाता है। अब समझिएगा, चाय के पौधे वर्ष में 3 बार उसकी पत्तियां देती हैं। यानी कि अगर आप साल में 3 बार चाय की पत्तियां चुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि चाय आपका ख़त्म हो रहा है, फिर आप उसी पौधे से पत्तियां काट लीजिए, वो फिर पौधा आपको साल में 3 बार पत्तियां दे देगा। यानी कि चाय के पौधों से वर्ष में आप 3 बार पत्तियां चुन सकते हैं। लेकिन कॉफ़ी का बात करें तो वो 4 वर्ष में 1 बार आपको फली देता है, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो फली से निकाला जाता है। 4 साल में आपको 1 बार फली देगा। यही कारण है कॉफ़ी जो है उसका उत्पादन आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? 4 साल में वो 1 बार दे रहा है और ये आपको 1 साल में 3 बार दे रहा है। इसलिए चाय थोड़ा सा सस्ता है, कॉफ़ी थोड़ा सा महंगा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना, देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। टी बोर्ड 1954 और बागवानी बोर्ड यहाँ यहीं पे लिख देते हैं। बागवानी बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? 1984। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको याद रखना है, कंपैरिजन करके पढ़ना है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो 1984 में की गई थी वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी, ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तंबाकू का बात करते हैं। तंबाकू जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अब समझिएगा, पुर्तगाली द्वारा भारत में 3 चीज़ लाया गया, टोबैको, टोमेटो और पोटैटो।
तंबाकू, टमाटर, आलू, ये तीनों चीज़ आपको पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तंबाकू का मूल स्थान कहाँ पर है? अमेजन बेसिन ब्राज़ील में है और इसे सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू की 2 किस्में भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो है रस्टिका और दूसरा है निकोटिना टोबैकम। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है निकोटिना टोबैकम और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। यही निकोटीन जो है आपको नशा का आदत डलवा देता है। नशा का आदत डालने के लिए यही निकोटीन जो है वो फेमस है। तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश और 2 पर आता है गुजरात। आंध्र प्रदेश का बात करें, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है एक ज़िला है गुंटूर ज़िला। गुंटूर ज़िला तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंदरी, और ये जगह क्यों फेमस है? यहाँ ये जो जगह है यहाँ पर टोबैको का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तंबाकू का कौन है? चीन है, 2 पर भारत है। यानी कि भारत जो है तंबाकू का दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और उसका उपभोग भी कर लेता है। देखते होंगे भारत में बाथरूम जाता है तो बिना खैनी खाए जाएगा ही नहीं जाएगा। उसको बोलता है कि जिसको खैनी का आदत हो जाता है, तंबाकू का आदत हो जाता है, उसको बाथरूम भी नहीं लगता है बिना तंबाकू खाए। या जिसको सिगरेट पीने का आदत हो जाता है, सिगरेट में भी तो टोबैको रहता है, वो सिगरेट पिएगा तभी उसको बाथरूम पर प्रेशर आएगा। तो ये बहुत बड़ा बीमारी है, एक लत है, इसको छुड़ाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ख़त्म हमारे बस में नहीं है भाई, जो पीता है उसी को ख़त्म करना होगा। तंबाकू का बात करें तो यूएसए का एक जगह है मोंटाना प्रांत। ये मोंटाना प्रांत जो है वो उच्च गुणवत्ता वाले तंबाकू की खेती के लिए फेमस है। 1 मई 2004 सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान या तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। 1 मई 2004 विज्ञापन नहीं होगा अब इसका, ठीक है। 31 मई क्यों फेमस है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा, रेशेदार फसल में आपको कितना क्या क्या आता है? कपास, जूट, पटसन, मेस्ता, सेनई, ठीक है। जूट और मेस्ता जो है इसमें आपको वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर आता है। कपास में आपको कौन आता है नंबर 1 पे? गुजरात। सेनई और पटसन के बारे में हमको नहीं पता, बाद में पढ़ेंगे। पहले जूट को देख लेते हैं। जूट जो है वो एक रेशेदार फसल में ही आ जाता है। जूट को बोलते हैं भारत का स्वर्णिम तंतु। अब बताइएगा, ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इसी से संबंधित है। जूट से संबंधित क्या है? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। और बात करें तो जूट के रेशे से बोरे, रस्सियाँ, कालीन, कपड़ा आदि बनाया जाता है। जूट के उत्पादन के लिए पानी की भरमार होना आवश्यक है, यानी कि घुटने तक पानी चाहिए, वहीं पर जूट होगा। और ऐसा पानी आपको जनरली कहाँ मिलेगा? विश्व में सर्वाधिक जूट कहाँ पर उगेगा? बांग्लादेश में उगता है। कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पानी की भरमार रहती है। और अगर भारत का बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल जो है लगभग 70% जूट का उत्पादन करता है। एकाधिकार है जूट के उत्पादन में, और ये भी आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अन्य प्रश्न जो आपको पूछ लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको देख लेते हैं। जैसे नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? तो 1 पर है केरल, 2 पे कर्नाटक, 3 पे तमिलनाडु। केरल आपको याद रखना है, 1 पर नारियल में केरल, ठीक है। कहीं कहीं नारियल में तमिलनाडु, पहले का जो डाटा था उसमें तमिलनाडु था। एक बार आप देख लीजिएगा नारियल में केरल है कि तमिलनाडु है, हमको डाउट ही लगता है। कहीं कहीं नारियल में आपको तमिलनाडु दे देता है, कहीं कहीं केरल देता है। एक बार इसको मिला लीजिएगा, हम डाउट में है। ये नहीं बोलिएगा सर गलत पढ़ाए हैं, हर साल ये डाटा चेंज करता है, हल्का हल्का डिफरेंस होता है, ठीक है। 30%, 31%, 32 ऐसे करके डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। इसीलिए कभी तमिलनाडु 1 पर आ जाता है, कभी केरल 1 पर आ जाता है, कभी कर्नाटक 1 पर आ जाता है। तो नारियल उत्पादन में कौन टॉप पर है ये आपको एक बार देख लेना है। लेकिन देश का बात करें, नारियल उत्पादन में शीर्ष देश तो 1 पर आ जाता है इंडोनेशिया, 2 पर फिलीपींस, 3 में भारत, ठीक है। आगे सुपारी का बात करें, सुपारी उत्पादन में 1 पर आया था कर्नाटक, 2 में केरल, 3 में असम। कर्नाटक, केरल, असम, आपको कर्नाटक याद रखना है। कर्नाटक में आपको सुपारी ज़्यादा होता है। काली मिर्च का बात करते हैं, चलिए अब काली मिर्च देख लेते हैं। काली मिर्च के लिए ऊंचाई आपको कितना होना आवश्यक है? 1100 से 1300 मीटर आपको ऊंचाई चाहिए। वहाँ का पहाड़ी ढाल पर ही आप काली मिर्च उगा सकते हैं। काली मिर्च के लिए जनरली आपको नीलगिरी क्षेत्र बेस्ट माना जाता है। जलवायु का बात करें तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु इसके लिए चाहिए। तापमान इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चाहिए। वर्षा भी ज़्यादा 200 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि ये आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में ही उगाई जाएगी। शीर्ष 3 उत्पादक देश अगर बात करें काली मिर्च का तो वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत। भारत 3rd नंबर पर आता है काली मिर्च के मामले में। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक नीलगिरी पहाड़ी का ही एरिया है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 जगह नीलगिरी पहाड़ी है, तो और तीनों जगह आपका ये काली मिर्च होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा काली मिर्च कर्नाटक में उगाया जाएगा। लौंग का बात करते हैं। लौंग
तो सूखी हुई फल की कली से प्राप्त किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लौंग कहाँ से निकाला जाता है, तो फूल की कली से निकाला जाता है। सूखी हुई फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। और लौंग का प्रयोग औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन कौन करेगा? तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये भी मसाला में ही आ जाता है ना। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जो है ये तीनों नीलगिरी क्षेत्र में आता है। नीलगिरी क्षेत्र में आता है, इसीलिए लौंग जो है वो मसाला आ जाता है। मसाला जो है वो नीलगिरी वाले एरिया में ही उगाया जाएगा। काजू का बात करें तो काजू के लिए आपको टॉप 3 राज्य कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। या देखिए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तो है, लेकिन काजू का पोर्ट कहाँ से होता है? तो एक गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह है, वहाँ से होता है। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, वहाँ से आपको काजू का सबसे ज़्यादा पोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। केला उत्पादन में टॉप 3 राज्य कौन है? 1 पे आंध्र प्रदेश, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे गुजरात। चलवासी कृषि जो है ये आपको उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखा जाता है। झूम कृषि क्या होता है? वनों और जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना, इसी को झूम कृषि कहते हैं। उर्वरता जैसे मान लीजिए आज मध्य प्रदेश में किया, कल मध्य प्रदेश का दूसरा जगह पर करेगा, फिर तीसरा जगह पर करेगा। ये लोग करता क्या है? मान लीजिए ये एक स्थान, पहला स्थान है, यहाँ पर खेती किया, खेती करके जाएगा, यहाँ पे आग लगा देगा। दूसरा जगह पर जाएगा, उसको भी आग लगा देगा। तीसरा जगह जाएगा, उसको भी खेती करने पर आग लगा देगा। यानी कि ये क्या करता है? आग लगा देता है। इसको झूम खेती कहते हैं। इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए असम में झूम खेती को झूम ही बोला जाता है। ये झूम मेनली असम का ही नाम है, झूम खेती। ठीक है, झूम एक नृत्य भी होता है। झूम खेती को देखते हुए एक नृत्य बना दिया गया असम में, उसको झूम नृत्य बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में का बात करें तो पोंडू, आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोंडू बोला जाता है, पोंडू। मध्य प्रदेश में इसको बेवट, पेंडा और मासा, 3 जगह मध्य प्रदेश में होता है। बेवट, पेंडा और मासा, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। केरल में इसको पोनम बोलते हैं, पोनम। ठीक है, और याद रखिएगा केरल में एक पर्व है, उसको ओनम बोलते हैं, ओनम। ओनम आपका केरल में है, अब पोंगल आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका ट्रिक है ओके और पीटी। ओ से हो गया ओनम आपका केरल में है, और पी से पोंगल आपका तमिलनाडु में है। ओके और पीटी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आलू का बात करें तो 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले प्रथम ब्रिटिश कौन थे? फ्रेडरिक विल्सन जो थे, ये आपका आलू क्या बोलते हैं, भागीरथी घाटी में आने वाले थे, और इन्होंने ही राजमा और आलू की खेती प्रारंभ की थी। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, राजमा और आलू की खेती भारत में किसने स्टार्ट किया था? फ्रेडरिक विल्सन। लेकिन आलू कहाँ से आया था भारत में? पुर्तगाल से आया था। स्टार्ट किए थे ब्रिटिश स्टार्ट किए थे, लेकिन आया कहाँ से था? पुर्तगाल से। आलू का उपनाम क्या है? पहाड़ी राजा ऑफ हर्सिल। इसमें आलू में एक रोग होता है पछेता झुलसा। इसमें एक ब्लाइंड आई करके भी कोई डिजीज़ होता है, पता नहीं कुछ आई करके या ऐसा डिजीज़ होता है, जो हम आपको बायोलॉजी में बताते हैं, अभी भूल रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा भूल गए हैं, काफ़ी दिन हो गया है ना। आलू की प्रमुख किस्मों का बात करें तो आलू में कुफरी, देखिए आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कुफरी में है, हिमाचल प्रदेश, कुफरी हिमाचल। देखिए आलू के लिए पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का बात करें, ये आपका कुफरी में है, और कुफरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। लेकिन इसी कुफरी के नाम पर यहाँ आलू का किस्म है, जैसे देखिए कुफरी चित्सोना, तो कुफरी, फिर कुफरी हिमसोना, कुफरी, और जगह चित्सोना आया तो चित्सोना भी आपको एक जगह है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद है कुफरी और चित्सोना आपको याद रखना है, आलू का किस्म है। शीर्ष आलू उत्पादक राज्य का बात करें तो यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। यूपी सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। केसर का बात करें, चलिए केसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केसर, इसका वाणिज्यिक स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और भारत में किस प्रकार का केसर उगाया जाता है? जाफरान किस्म का केसर भारत में उगाया जाता है। केसर का उत्पादन एक विशेष प्रकार की मिट्टी में की जाती है, जिसको करेवा मिट्टी बोला जाता है। करेवा मिट्टी याद रखिएगा, करेवा मिट्टी बहुत एग्जाम में, मेरा भाई बिहार दरोगा में बीपीएसएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि करेवा मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर में आपको दिया हुआ था केसर। ठीक है, आपको कॉफ़ी, चाय, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। करेवा मिट्टी अत्यधिक चिकनी मिट्टी है, जो जितना ज़्यादा चिकना होगा उसमें आपको उतना ही ज़्यादा वो उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगा। तो करेवा मिट्टी में आपको केसर उगा लिया जाता है। महत्वपूर्ण उत्पादक देश का बात करें केसर का, स्पेन, ईरान, ग्रीस, इटली और भारत, ये महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा स्पेन में है, ये आपको याद रखना है। बाजरा उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। आम के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और आम की प्रमुख किस्म को देख लेते हैं। देखिए आम का किस्म भी पूछ लिया जाता है।
सिंधु जो है वो आम का बीज रहित प्रजाति है, इसमें बीज नहीं पाया जाएगा। भाई खाइए पूरा एकदम, टेंशन मत लीजिए, बीज है एकदम पूरा गुद्दा ही मिलेगा आपको। सिंधु याद रखिएगा, सिंधु किस्म, ठीक है, लेकिन ये फ़ायदा नहीं करेगा, हाइब्रिड है। दशहरी आम और एक नीलम आम होता है। नीलम आम जो है ये नियमित फसल वाली प्रजाति है, नियमित फसल वाली प्रजाति। इस दशहरी और नीलम को मिक्स कर देता है तो आम्रपाली बन जाता है, याद रखिएगा। आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम को मिला दिया जाएगा, हाइब्रिड कर दिया जाएगा तो आम्रपाली बन जाएगा। चौसा और लंगड़ा आम, ये सब तो जानिए रहे, अनियमित फसल वाली है। नियमित फसल वाली कौन है? नीलम। अनियमित फसल वाली चौसा और लंगड़ा। ऐसे तो आम का बहुत प्रजाति है, बम्बैया आम, कलकतिया आम, जगह के हिसाब से बम्बैया, कलकतिया, मालदा है ना, जर्दालू आपका भागलपुर वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। आपको कृष्ण भोग, ठीक है, लंगड़ा मालदा, सिंगुड़िया आम, सिंदुरिया आम, ठीक है, कदुआ आम, सुपड़िया आम, बहुत तरह का आम का किस्म का कमी नहीं है। आप आम पढ़ते जाइए, किस्म आपको मिलते जाएगा। लेकिन ये जो फेमस है आपको दशहरी, नीलम और इसको मिक्स कर देंगे तो आम्रपाली, ये आपको फेमस एग्जाम में पूछता है। मत्स्य पालन का बात करें तो ताजे जल में अगर हम लोग बात करें, ताजे जल में तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश में, और ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। लेकिन अगर खारे जल का बात करें, समुद्र जल का बात करें, सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है गुजरात में, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अमरूद की उन्नत किस्म दो है, ललित और बनारसी। आपसे पूछेगा ललित और बनारसी किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। आगे बात करते हैं, प्रमुख बीज का बात कर लेते हैं। तो प्रजनक बीज होता है, थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग। जैसे आप मार्केट में जाइएगा ना, आपको एक थैला मिलेगा बीज का, आप बोलिएगा भाई भिंडी का बीज दीजिए तो भिंडी का बीज दे देगा, अलग अलग तरह का आपको बीज देगा, और हर बीज पर आपको रंग दिखेगा। जैसे अगर आपको पीला रंग दिख गया, पीला रंग, आप समझ जाइएगा वो प्रजनक बीज है। वो क्या है? प्रजनक बीज है। अगर आपको वहाँ पर सफ़ेद बीज दिख गया तो वह आधार बीज है। अगर आपको नीला रंग दिख गया तो वहाँ पे प्रमाणित बीज है। तो ये तीनों रंग का वहाँ पे अंतर होता है। थैला पर अगर आपको सुनहरा पीला रंग दिख गया, सुनहरा पीला रंग, आप समझ जाइएगा कि वो कैसा बीज है? प्रजनक बीज है। आधार बीज में कैसा रंग होगा? सफ़ेद रंग होगा। और प्रमाणित बीज में आपको नीला रंग होगा। ये आपसे जनरली एग्जाम में नहीं पूछता, आरओ या एआरओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, कुछ फसल है उसकी बीमारी, फसल से संबंधित बीमारी तो हम आपको बहुत बता चुके हैं। आप मेरा बायोलॉजी का वीडियो जाके देख लीजिए, प्लांट डिजीज जाके देख लीजिए, जो वहाँ बच गया उसको यहाँ कंप्लीट कर दिए। देखिए, धान में कौन बीमारी होती है? खैरा। बाजरा में अर्गट और मस्कॉट। और हरित बाली रोग भी आपका बाजरा में होता है। चना में आपको कौन होगा? उकठा या इसको विल्ट बोलते हैं। और उकठा बीमारी जो है विल्ट, ये आपको अरहर में भी होगा। चना और अरहर दोनों में होता है उकठा बीमारी। गन्ना में आपको रेड रॉट नामक बीमारी हो जाएगा। आलू में आपको झुलसा नामक बीमारी हो जाएगा। मटर में आपको बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी हो जाएगा। सरसों में आपको हो जाएगा सफ़ेद गेरुई। बाजरा में होगा कंडुआ रोग। मूंगफली में होगा टिक्का रोग। गेहूं में होगा गेरुई, या गेहूं में एक सेहूं रोग भी होता है, सेहूं, याद रखिएगा, गेहूं में सेहूं रोग, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें धान में आप खैरा बता ही दिए हैं। धान में झूठ कंड, फॉल्स स्मट नामक एक रोग होता है। ये आपको इतना बीमारी है। और बीमारी देखिए यहाँ पर कुछ खरपतवार नाशक को देख लेते हैं। फसल और खरपतवार नाशक, जैसे गेहूं में आपको प्लेरिस माइनर और बथुआ, ये इसका खरपतवार नाशक आप यूज किया जाता है। एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, लेकिन हम चूँकि आपको डिटेल में बता रहे हैं तो हम आपको बताएंगे ही। सरसों में आपको बथुआ है खरपतवार नाशक, है ना, बथुआ डाल दीजिएगा तो आपको जनरली बथुआ साग जो है वो आपको सरसों के जहाँ पर उगाइएगा वहाँ पर उग जाता है। ये एक खरपतवार नाशक है। बथुआ जो है सरसों में अगर डाल दीजिएगा तो सरसों बच जाएगा, सरसों में कीड़ा लगने से बच जाएगा। मटर का बात करें तो ये प्याजी है और बथुआ, प्याजी और बथुआ जो है ये मटर के पौधे में। बरसीम जो है इसमें कासनी जो है खरपतवार नाशक है। चावल में खरपतवार नाशक के लिए किसका यूज करते हैं? घुंडी मत्कृण। गेहूँ में बात करें तो एफिड। गन्ना में बात करें तो शीर्ष प्ररोह वेधक सलभ, ये आपको गन्ना में यूज किया जाता है। और चना में गोलक सलभ यूज किया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कभी जनरली बिहार में तो ये नहीं पूछा है, बिहार में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा खरपतवार नाशक वाला। नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए याद कर लीजिएगा। फसल और प्रजाति का बात करते हैं। सरसों की प्रजाति है वरुणा पूछ लिया जाता है। मटर की प्रजाति है रचना। अलसी का प्रजाति है नीलम, ठीक है। चना की प्रजाति है राधे। और गेहूं की प्रजाति है नाबी एमजी गेहूं की प्रजाति है। अंगूर की कुछ किस्म देख लेते हैं। गुलाबी, काली चंपा, अनावे शाही और सुल्ताना, ये कुछ गेहूं की किस्में हैं, ठीक है। अब देखिए पशुपालन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पशुपालन ऐसे हम आपको क्यूआर सीरीज एक पढ़ाए थे, उस क्यूआर सीरीज में हम लोग बहुत सारा हम बताए थे कि माही
साहिवाल किसकी किस्म है ना। आपको क्या बोलते हैं, बकरी की किस्म क्या है, जमुना पड़ी। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन। तो जहाँ पर आप कृषि पढ़ते हैं, कृषि के साथ आपका संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन भी आ जाता है, तो पशुपालन को पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए, गाय बैल की प्रमुख नस्ल हम लोग देख लेते हैं। दुधारू नस्ल कौन कौन है? गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है और थार पारकर है। ये गाय और बैल की प्रमुख नस्ल है। राजस्थान में मिलने वाली गाय की नस्लें देख लेते हैं कौन कौन है? थार पारकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, मेवाती, हरियाणवी और नागौरी। ये राजस्थान में मिलने वाली गाय की नस्ल है। अब देखिएगा, गाय की कुछ प्रजाति है जिसका हम लोग क्या खासियत है वो देख लेते हैं। साहिवाल का बात करें तो मुख्य रूप से ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है और ये साहिवाल जो है दूध देने में काफ़ी इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। गंगा तीरी जो गाय की प्रजाति है ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हरियाणवी और थारपारकर ये द्विकाजी नस्ल है। अगर आपसे पूछेगा कि द्विकाजी नस्ल की अगर गाय का बात करें तो दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, हरियाणवी और थारपारकर। और ये दोनों नस्ल कहाँ का है? ये राजस्थान में पाए जाने वाला नस्ल है। नाम है हरियाणवी, आपको लगेगा हरियाणा का है, हरियाणा में भी पाया जाता है लेकिन ज़्यादातर ये राजस्थान में पाया जाता है। आगे बात करें भैंस की कुछ नस्ल को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा भैंस जो है यूपी में पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाया जाएगा? यूपी में। भैंस की नस्ल देख लेते हैं। मुर्रा, भदावरी, सूरती, नागपुरी, पंढरपुरी, नीली, महसाना, जाफराबादी। आप एक मूवी देखे होंगे पंचायत वेब सीरीज़ देखिएगा तो वहाँ पर आपको वो जो सचिव जी रहते हैं, सचिव जी वो प्रधान से गाय दूध लेना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रधान जी क्या बोलते हैं कि आप कौन सा कौन सा भैंस का दूध लीजिएगा? गाय का दूध तो नहीं, भैंस का दूध रहता है उसके पास। तो बोलता है आप एक काम कीजिए, मुर्रा का ले लीजिए, मुर्रा नहीं तो सूरती का ले लीजिए, जाफराबादी या महसाना। ये वो एक ऑप्शन देता है। वहीं पे आपको सीखना चाहिए था कि वो भैंस की नस्ल है। उस मूवी में जिक्र किया, आप जाके देखिएगा, वहाँ पे बोला है मुर्रा, महसाना, जाफराबादी, सूरती, ये जिक्र किया वहाँ पे, ठीक है। तो भैंस की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या यूपी में है और इसकी नस्ल को आपको याद रखना है। एग्जाम में जनरली नस्ल पूछ लिया जाता है। भारत में भेड़ों की नस्ल, भेड़ का देखिए, अब भेड़ का नस्ल हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ तेलंगाना में पाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। उसका आपको देखिए भेड़ जनरली कहाँ पाया जाएगा? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी और कांगड़ा घाटी। भेड़ का नस्ल तो हम आपको नहीं लिखे हैं, लेकिन एक दो नस्ल है जो आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट कीजिएगा भेड़ का नस्ल, कमेंट कीजिएगा। हमसे छूट गया है, भूल गए थे इसलिए हम नहीं लिख पाए। बकरी का बात करते हैं। बकरी को हम लोग बोलते हैं गरीबों की गाय। जिसके पास गाय नहीं होता है वो बकरी को यूज करते हैं और एक फैमिली चलाने के लिए ये जनरली बकरी आधा किलो से 1 किलो दूध देगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा दूध देने वाला बकरी का बात करें तो जमनापड़ी है। जमनापड़ी ये आपको प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम आपको दूध उत्पादन देता है। बकरी को हम लोग पालते क्यों हैं? दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, चमड़ा भी मिलता है। दूध जब तक दूध हो रहा है दूध ले लेता है आदमी उससे, उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका मांस खा लेता है या मांस का यूज़ कर लेता है और उसके चमड़ा का चमड़ा भी बना लेता है, यानी कि उसका जो स्किन है उससे चमड़ा भी बना लेता है। यानी कि बकरी को 3 जगह यूज कर लिया जाता है। आदमी जो है किसी भी जानवर से दिल नहीं लगाता है, याद रखिएगा, दिल नहीं लगाता है। इंसान सबसे बड़ा बेहुदा इंसान है, बेहुदा होता है। वो किसी भी जानवर से दिल नहीं लगाता, सिर्फ उसका बिजनेस पर्पज़ से यूज करता है। अगर बात करें, देखिएगा आप मुसलमान लोग में भी क्या होता है कि जब आपका ये क्या बोलते हैं ईद वगैरह आता है तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, बकरी को पालेंगे। बच्चों का मैं वीडियो देखा हूँ, बच्चे चाहते नहीं हैं कि उसको काटा जाए, लेकिन वो रस्म है, रिवाज है, क्या है पता नहीं, वहाँ पर काट लिया जाता है। हिंदुओं का बात करें, हिंदुओं में भी क्या किया जाता है, वहाँ पर भगवान के नाम पर या फिर दुर्गा पूजा का बात करें, काली पूजा का बात करें, वहाँ पर बकरी को या बकरा को चढ़ा दिया जाता है। छागर बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, उसको चढ़ा दिया जाता है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, आप लोग मेरे अगेंस्ट मत हो जाइएगा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जनरली मतलब जानवरों को मारने के सख्त खिलाफ़ हूँ, नहीं चाहता हूँ कि किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी को काटा जाए, ठीक है। बिजनेस के उसके खिलाफ़ हूँ, ठीक है। बात करें बकरी या दूध, अगर वो दूध देना बंद कर देते हैं फिर भी आप उसको पालिए, क्योंकि वो आपने उसको पाला है, कुछ दिन तक उसने आपको दूध पिलाया है। जिस प्रकार माँ ने आपको दूध पिलाया है उसी प्रकार बकरी ने भी तो आपको या गाय ने भी तो आपको दूध पिलाया है, ठीक है। बूढ़े हो जाने पर उसको बेच मत दीजिए। बकरी का बात करें तो बड़बड़ी नस्ल है इसका, ठीक है। बड़बड़ी नस्ल है वो बकरी की नस्ल है। और बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था और इसका 3 चरण था। पहला चरण में 1970 से 80, दूसरा चरण 1981 से 85 और तीसरा चरण 85 से 96।
ये ऑपरेशन फ्लड, और ऑपरेशन फ्लड को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आए हुए थे वो थे वर्गीस कुरियन। इसी को वाइट रिवॉल्यूशन भी बोल दिया जाता है। ऑपरेशन फ्लड के तहत ही था वाइट रिवॉल्यूशन दूध उत्पादन के लिए। विश्व में दूध में अग्रणी कौन है? भारत, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान। ठीक है, भारत फिर यूएसए फिर पाकिस्तान, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। और भारत में बात करें दूध में अग्रणी तो याद रखिएगा यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यूपी नंबर 1 पर है दूध के उत्पादन में। देखिए, भारतीय डेयरी निगम, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है। आनंद, यही आनंद है, यही आनंद में अमूल की फैक्ट्री, अमूल दूध का जो फैक्ट्री है ना वो यही आनंद में ही है। और भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार कौन थे? वर्गीस कुरियन। भाई ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन। इसकी स्थापना 1970 में होती है और इसका उद्देश्य है ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना भारतीय डेयरी निगम से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का बात करें, इसका स्थापना होता है 1965 में और इसके सूत्रधार हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, सर्वाधिक पशु घनत्व जो है वो बिहार राज्य में है। सबसे ज़्यादा पशु घनत्व बिहार राज्य में है, सबसे ज़्यादा पशु की डेंसिटी बिहार में है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1972 में इसका स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बॉरलॉग पुरस्कार कहाँ, किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में डिवाइड किया गया, तो आपको आंसर मारना 20 प्रमुख। लेकिन कृषि प्रमुख प्रदेश, जलवायु प्रदेश का बात करें तो 15 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 15। और उप क्षेत्र का बात करें तो 60 पारिस्थितिकी उप क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। क्षेत्र का या प्रदेश का बात करें तो 20 है और उप क्षेत्र का बात करें तो 60 है। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो भारत में कृषि के क्षेत्र में संबंधित है। भारत में हरित खेती के अंतर्गत जो है हरित खेती यानी कि ग्रीन खेती, ग्रीन एग्रीकल्चर, ये इसका अवधारणा MS स्वामीनाथन ने दिया था और इसके अंतर्गत 3 चीज़ आता है। समेकित कीट प्रबंधन, कीट पतंग को बचाना है। समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति यानी कि फसल में आपको उचित पोषक तत्व की भी मात्रा मिल सके। समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का भी उचित यूज हो सके। तो ये हरित खेती में आपको 3 चीज़ आता है। ब्यूटाक्लोर क्या है? ये एक शाकनाशी है, शाकनाशी। और एग मार्क, देखिए एग मार्क आपसे एग्जाम में बहुत पूछ लिया था, VBI, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, उसके गुणवत्ता का गारंटी यही देता है एग मार्क। कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आपको प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसका गुणवत्ता के बारे में अगर बताएगा तो एग मार्क बोलते हैं। जैसे हॉल मार्क होता है ना, हॉल मार्क, ठीक है, हॉल मार्क, उसी तरह एग मार्क होता है। एग मार्क आपको गुणवत्ता का गारंटी देता है, किस में? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा ये वीडियो देखा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद कौशल। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।